नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम बात करेंगे रक्त ब्लड के बारे में। पहला प्रश्न तो यही है कि रक्त क्या है। रक्त क्या है, इस प्रश्न का जवाब प्राप्त करने के लिए हमें रक्त के संगठन ब्लड की कंपोजिशन पर नज़र डालनी होगी। तब जाके इस प्रश्न का जवाब हमारे पास आ जाएगा कि रक्त है क्या। तो आइए देखते हैं रक्त के संगठन को। तो रक्त मुख्यतः दो पदार्थों के मिलने से बना है। एक पदार्थ है प्लाज्मा, दूसरा है रक्त कोशिका। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है और रक्त कोशिकाएं रक्त का ठोस भाग है। प्लाज्मा रक्त के कुल आयतन का 55% हिस्सा है और रक्त कोशिकाएं 45%। यानी रक्त का सबसे बड़ा भाग प्लाज्मा है। इसको डायग्राम से समझते हैं तो बात स्पष्ट होगी। ये रक्त है, रक्त का सबसे बड़ा भाग 55% प्लाज्मा है और 45 यानी 45% ब्लड सेल्स यानी रक्त कोशिका है। इस प्लाज्मा में 90 से 92% है जल। 90 से 92% है जल। तो रक्त का सबसे बड़ा भाग प्लाज्मा है और प्लाज्मा में बड़ी मात्रा में 92% जल है। तो क्या इस तथ्य से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रक्त एक तरल है? कर सकते हैं ना, तथ्य सामने है और मैं थोड़ी ना बोल रहे। 92% जल है तो रक्त एक तरल है। तो रक्त एक तरल है। रक्त क्या है? तो पूरा आंसर है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। लेकिन हम तीनों पॉइंट को स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि रक्त तरल क्यों है, संयोजी क्यों है और ऊतक क्यों है। तो तरल क्यों है? क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में जल है। संयोजी का मतलब होता है जोड़ना। तो रक्त जो है हमारे शरीर के सभी अंगों को क्या करती है? जोड़ के रखती है। रक्त हमारे शरीर में पूरी फैला हुआ, शरीर के हर अंग में, हर कोशिका के पास, हर ऊतक के पास रक्त है। कहीं भी हमारे शरीर में कटता है तो वहां से रक्त निकलता है। तो रक्त पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो रक्त शरीर के सभी अंगों तक पहुंचा हुआ है, यानी सभी अंगों तक इसकी पहुंच है। सभी अंगों को कनेक्ट करके रखती है, इसलिए इसे कहते हैं कनेक्टिव, संयोजी। अब ऊतक क्यों कहते हैं? अभी हमने बात किया कि रक्त के दो घटक हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, रक्त कोशिका। रक्त कोशिका में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये रक्त कोशिका है। ये रक्त कोशिकाएं रक्त में एक साथ एक समूह में रहते हैं और है कोशिका। और कोशिका क्या है? रक्त में एक समूह में है, एक साथ में है। हम जानते हैं कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि रक्त ऊतक भी है। तो पूरा लाइन क्या हो गया कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल क्यों? क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में जल है। संयोजी क्यों? क्योंकि ये शरीर के सभी अंगों को कनेक्ट करके रखती है, जोड़ के रखती है। और ऊतक क्यों? क्योंकि रक्त में बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ एक समूह में रहते हैं, इसलिए ऊतक भी से कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न कि रक्त क्या है? तो रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। अभी हम प्रश्न भी दिखाएंगे, पहले लेक्चर ले ले, उसके बाद प्रीवियस ईयर प्रश्न भी दिखाएंगे, उसको सोल्व करेंगे। और यहाँ पे कोई आपको शॉर्ट स्क्रीन लेने की जरूरत नहीं है, इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस स्लाइड वाला जो भी स्लाइड पे लिखा हो जिस तरह से है, इस सारे ये सब इसी फॉर्मेट में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ दो तरह का होगा, एक तो ये स्लाइड वाला डिस्प्ले वाला, और एक टाइप किया हुआ स्टडी मटेरियल है, क्लास नोट्स, वो रहेगा। दोनों पीडीएफ रहेगा, दोनों पढ़ लीजिएगा। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड केमिस्ट्री का वर्ड है, केमिस्ट्री में हम इसे विस्तार से समझेंगे, लेकिन फिर भी हम इसे यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। तीन वर्ड होता है, एक विलियन, निलंबन और कोलाइड। विलियन, जैसे पानी में हम चीनी घोलेंगे तो चीनी क्या होता है? पूरी तरह से घुल जाता है, उसको बोलते हैं विलियन। निलंबन का उदाहरण है, जैसे चीनी में पानी में हम मिट्टी घोलेंगे, मिट्टी या आटा उसमें घोलेंगे तो घुलेगा नहीं, वो जो होता है उसमें तैरते रहेगा, घुलेगा नहीं, तैरते रहेगा। और उसे हम कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो वो बैठ जाएगा नीचे। जैसे पानी में मिट्टी घोलेंगे तो कितना घोलेंगे, घुलेगा नहीं, कुछ समय के लिए उसको छोड़ दे अगर हम स्थिर, तो वो नीचे बैठ जाएगा मिट्टी के कण। लेकिन विलियन जो पानी में चीनी है,
वो घुल गया तो उसको छोड़ देंगे तो बैठेगा नहीं, यानी वो अस्थाई है और ये अस्थाई। अस्थाई मतलब हो कि उसे हम स्थिर छोड़ देंगे, शांत छोड़ देंगे, तो उसमें जो ठोस के कण है वो नीचे नहीं बैठते और निलंबन में बैठ जाते हैं। निलंबन का उदाहरण है पानी में मिट्टी या आटा। और एक है कोलाइड। कोलाइड भी निलंबन की तरह ही है। इसमें भी क्या होता है कि जो ठोस के कण है वो घुलते नहीं है, तैरते रहते हैं, लेकिन कोलाइड में जो ठोस के कण है बहुत ही छोटे होते, बहुत छोटे, देखने में लगता है विलियन की तरह। इसमें सब चीज घुला हुआ है। जैसे दूध जो है कोलाइड का उदाहरण है। तो दूध देखने में कैसा लगता है? एकदम विलियन की तरह लगता है कि जैसे समांगी मिश्रण है पूरा एकदम, लेकिन ऐसा है नहीं, देखने में ऐसा लगता है। उसमें पानी में सॉरी दूध में क्या है? पानी है और उसमें ठोस के कण भी है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब ठोस है, उसमें ठोस के कण है, लेकिन वो हमें दिखते नहीं है क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं वो कण। हमें तब दिख जाता है जब दूध फट जाता है। दूध फटता है तो पता चल जाता है कि दूध में पानी भी है और ठोस भी है, क्रीम अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, तब हमें पता चल जाता है। उसी तरह से रक्त भी है कोलाइड। रक्त में क्या है? एक तरल भाग है और ये है ठोस भाग। इस तरल में, इस प्लाज्मा में ये रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं, घुले हुए नहीं रहते, तैरते रहते हैं। अगर ये घुल जाते तब तो फिर आरबीसी का अपना अस्तित्व नहीं रहता है। तो है कि अपना अपना अस्तित्व, आरबीसी का अपना कार्य है, डब्ल्यूबीसी का अपना कार्य है, प्लेटलेट्स का अपना कार्य है। आरबीसी की अपनी संख्या है, डब्ल्यूबीसी की संख्या है, प्लेटलेट्स का अलग संख्या है। तो घुले नहीं रहते हैं, उसमें तैरते रहते हैं, निलंबित रहते हैं। तो विलियन, निलंबन और कोलाइड ये मिश्रण है। मिश्रण को अलग करने की विधि होती है, जिसमें एक विधि है छानन विधि, छान कर अलग करने की। तो क्या विलियन को छान कर अलग किया जा सकता है? पानी में चीनी घुल गया पूरी तरह से, तो क्या उसको छान कर अलग करेंगे? चीनी को नहीं अलग होगा क्योंकि पूरी तरह से घुल गया। तो विलियन को छान कर अलग नहीं कर सकते। निलंबन को कर देंगे? कर देंगे। निलंबन मतलब पानी में मिट्टी घुला हुआ या आटा घुला है, उसको छान कर अलग कर देंगे। कोलाइड को क्या हम छान कर अलग कर सकते हैं? जैसे दूध, दूध में प्रोटीन, वसा है, तो हम उसको छान कर अलग करेंगे? नहीं, जब तक फटा हुआ नहीं है। जब वो अपनी वास्तविक स्वरूप में है, फट जाएगा तब तो अलग बात है। जब दूध अपना मूल स्वरूप में रहता है तो हम उसके प्रोटीन को छान कर अलग नहीं कर सकते। उसी तरह से रक्त को भी, इसमें जो प्लाज्मा है और इसमें जो ठोस कण है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इससे भी हम छान कर अलग नहीं कर सकते। तो कोई तो विधि होगा जिससे कोलाइड को अलग किया जाए, कोलाइड में जो ठोस के कण है उसे अलग किया जाए। तो एक विधि है अपकेंद्रण विधि। मिश्रण को अलग करने की एक विधि है अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इस विधि से रक्त को अलग किया जाता है जो उसमें घटक है। तो ब्लड देखने में तो ऐसा लगता है, होल ब्लड ऐसा लगता है ना, लाल एकदम, लेकिन वास्तव में है ऐसा वो, है ना। तो इस ब्लड को, जैसे आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, जैसे आप बीमार पड़े होंगे तो कहीं ब्लड टेस्ट हुआ होगा, एक ब्लड टेस्ट होता है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें बता देगा कि आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, प्लेटलेट्स कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, सब चीज बता देगा। तो जब आप टेस्ट कराएंगे तो इसी मेथड से वहां लैब में टेस्ट किया जाता है कि कितना आरबीसी है, कितना डब्ल्यूबीसी है। तो आपका ब्लड लेगा और इसी मेथड से, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में क्या होता है कि मिश्रण को बहुत तेज गति से घुमाया जाता है, बहुत तेज गति से घुमाने के बाद जो हल्का पदार्थ है वह ऊपर आ जाता है और जो भारी है वो नीचे बैठ जाता है। अब तरल है और एक ठोस है रक्त में। रक्त में क्या है? तरल भाग है, एक ठोस है। तो इसमें हल्का कौन होगा? तरल वाला भाग ना, इसका घनत्व कम होगा, इसका घनत्व ज्यादा होगा। ठोस का घनत्व द्रव से ज्यादा होता है ना। जैसे पानी में हम कुछ डालते हैं, थोड़ा सा छोटा कंकड़ भी डालेंगे तो वो डूब जाता है क्योंकि उस घनत्व ज्यादा होता है। ये भारी है, ये हल्का है, तो क्या होता है कि ये ऊपर आ जाएगा। प्लाज्मा देखिए ऊपर आ गया, ये है प्लाज्मा। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है, अभी हम प्लाज्मा पर बात करेंगे। तो प्लाज्मा आ गया ऊपर और ये जो रक्त कोशिकाएं हैं सब नीचे बैठ गए। तो इस मेथड से रक्त को अलग किया जाता है, कोलाइड को अलग किया जाता है। देखिए यहाँ पे आरबीसी है, इरिथ्रोसाइट लिखा हुआ, आरबीसी को ही इरिथ्रोसाइट कहते हैं। अभी हम आरबीसी पे बात करेंगे तो बात कर लेंगे कि आरबीसी का नाम ही इरिथ्रोसाइट। यहाँ पर लिखा है लिकोसाइट, ये डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी को ही लिकोसाइट कहते हैं। ये प्लेटलेट्स लिखा हुआ, ये सब रक्त कोशिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये सब नीचे बैठ गए
और प्लाज्मा ऊपर रहता है। बस अभी इतना आपको ध्यान में रखना है कि रक्त कोलाइड है, यानी प्लाज्मा में जो रक्त कोशिकाएं हैं वो तैर रहे हैं, घुले हुए नहीं है। रक्त के दो घटक हैं, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। तो रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स प्लाज्मा में घुले हुए नहीं है, बस इतना बात को याद रखिए, उसमें तैर रहे हैं। प्रश्न भी ऐसा आया हुआ है कि रक्त कोशिकाएं किस में तैरते रहते हैं, तो प्लाज्मा में। या अगर मान लीजिए कि एग्जाम में आ जाए, दो ऑप्शन हो कि प्लाज्मा में रक्त कोशिकाएं घुले रहते हैं, दूसरा ऑप्शन है कि तैरते रहते हैं, तो तैरते रहते हैं, घुले हुए नहीं रहते हैं। एक वयस्क व्यक्ति में रक्त की मात्रा औसतन 5 से 6 लीटर होता है। ये 5 से 6 लीटर शरीर के भार पर निर्भर करता है, यानी कि सभी वयस्क व्यक्ति में 5 से 6 लीटर है नहीं, शरीर के भार का 7 से 8% होता है, 7 से 8%। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, एक पूरा हठा कट्ठा है, एकदम बॉडी बनाया हुआ है ना, 6 पैक है, ऐसे करता है तो यहाँ पे मछलियाँ बनता है ना, डोले बनते हैं यहाँ पे, है ना। और एक व्यक्ति है एकदम पतला दुबरा, एकदम अगरबत्ती की तरह। जो अगरबत्ती की तरह है उसका मान लेते कि वजन 50 kg का है, और जो बॉडी बनाया उसका वजन 80 kg का है। तो दोनों में रक्त की मात्रा अलग होगी। जो 50 kg का है तो उसका 7 से 8% निकालेंगे तो कितना होगा, 50 से यानी 3.5 से 4, 7% निकालेंगे तो 3.5, 8 निकालेंगे तो 4, यानी 3.5 से 4 लीटर। जो 80 kg का है उसका निकालेंगे 7% तो 5.6, 8% निकालेंगे तो 6.4, यानी 5.5 से 6.5 लीटर रक्त की मात्रा उसके शरीर में होगा। तो याद रखिएगा, रक्त की मात्रा शरीर के भार पे निर्भर करता है, भार का 7 से 8%। ये एग्जाम में भी पूछा हुआ प्रश्न है, पीसीएस के एग्जाम में। ये उसमें दिया था कि एक व्यक्ति का वजन 70 kg है, तो बताइए कि इसमें रक्त की मात्रा लगभग कितनी होगी, तो 7 से 8% निकाल देंगे, है ना। महिलाओं में रक्त की मात्रा पुरुष के तुलना में ½ लीटर कम होता है। यदि आपको मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्यों कम होता है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम आरबीसी और हीमोग्लोबिन दोनों समझा देंगे, तो इस प्रश्न का आपका जवाब खुद ही मिल जाएगा, न भी मिलेगा तो हम दे देंगे। मगर आपको उसके लिए, अभी इसके समझने के लिए हमें आरबीसी और हीमोग्लोबिन की जानकारी होनी चाहिए। तो अभी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, बस 10 मिनट में समझने वाला है। रक्त की प्रकृति बताने पड़ेगा कि बचपन का दिन याद करवाएं, है ना। जो जिए हैं जिसको, उसको किताब में क्यों पढ़ना है ना। जब जिए हैं तो जिए जो है उसी को बात कर लेते हैं। बचपना में तो खूब किए हैं वो काम। बचपन में क्या करते थे, खूब खेलते थे। क्या खेलते थे, गुल्ली डंडा, कबड्डी, है ना, बुढ़िया कबड्डी, जवन का कबड्डी, और क्या, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब खेलते थे, लुका छिपी। और खेलते खेलते क्या होता था, हाथ पैर भी कटते रहता था बचपन में। मान लीजिए खेलते खेलते कट गई उंगली, तो क्या करते थे बचपन में कि ज्यादा रक्त न बह जाए तो खटाक से मुंह में उंगली ले लेते थे कि उसके रक्त को बहने को रोक दे। तो जब रक्त मुंह में लेते थे उंगली, तो कैसा लगता था रक्त, खून कैसा लगता था, याद आया, अब याद आ गया होगा। हल्का नमकीन टाइप, हल्का नुनछा टाइप लगता था। याद आया कि नहीं, नहीं याद आ रहा था, अभी काट लीजिए थोड़ा सा हाथ। ये क्यों काटे, कभी कटेगा तो टेस्ट कर लीजिए, ऐसे याद तो आ ही गया होगा। तो हल्का नुनछा लगता था। तो रक्त की प्रकृति हल्का क्षारीय है। अब इसकी प्रकृति हल्का क्षारीय है तो पीएच मान कितना होगा, पीएच स्केल पर क्या होता है, जो अम्लीय होता है उसका पीएच मान 7 से कम, जो क्षारीय होता है उसका पीएच मान 7 से ज्यादा, और जो उदासीन होता है उसका पीएच मान 7। तो क्षारीय, बहुत क्षारीय नहीं है, हल्का क्षारीय है। इसका पीएच मान 7 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। तो दोनों एग्जाम में बार बार, ये तो खूब एग्जाम पूछता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। ये भी पूछा होगा कि रक्त की प्रकृति कैसी है, तो हल्का क्षारीय, थोड़ा क्षारीय। ये थी रक्त के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम बात करेंगे रक्त के संगठन, ब्लड के कंपोजिशन पे। अभी हमने बात किए थे कि रक्त दो पदार्थों के मिलने से बना है, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है और रक्त कोशिकाएं ठोस भाग है। प्लाज्मा जो है रक्त के कुल आयतन का 55% हिस्सा है इसका, और रक्त कोशिका का 45%। ये बीपीएससी 2024, बस एक महीना पहले ही 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, 13 दिसंबर 2024 को, 17वीं बीपीएससी। उसमें पूछा हुआ था प्रश्न एक कि रक्त का तरल भाग है, 4 ऑप्शन था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो रक्त का तरल भाग क्या है,
रक्त का तरल भाग प्लाज्मा है। 2024 में तो पूछा ही, इससे पहले भी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है 2017 में कि रक्त का तरल भाग क्या है, वही एकदम हूबहू वही प्रश्न था। एसएससी जेईई 2016 में प्रश्न पूछा हुआ, अभी प्रश्न हम वो दिखाएंगे। तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा है। अब एक एक करके हम दोनों को समझते हैं। पहले हम समझ लें प्लाज्मा, उसके बाद समझेंगे रक्त कोशिका। तो प्लाज्मा जो है हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है। 6 से 7% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन में मुख्य रूप से 3 प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन और ग्लोबुमिन। फाइब्रिनोजेन जो है रक्त स्कंदन यानी रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है, रक्त स्कंदन में सहायक होता है। जैसे एक प्रश्न आता है कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है, तो आपको शायद याद होगा विटामिन के। लेकिन जब एग्जाम में प्रश्न आएगा कि कौन सा प्रोटीन रक्त के थक्का जमने में सहायक है, तो फाइब्रिनोजेन आएगा नहीं, कई बार आया हुआ है ना। तो प्रोटीन जब पूछेगा तो फाइब्रिनोजेन, और जब विटामिन पूछता है तो विटामिन के। प्लाज्मा का कार्य समझने से पहले एक चीज बताइए कि जब हम कोई पदार्थ खाते हैं भोजन के रूप में, तो उसका पाचन कहां से शुरू हो जाता है? माउथ से ही, मुंह से ही शुरू हो जाता है, और कई भागों से पाचन होते 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 अंतिम रूप से उस भोजन का पाचन जो है छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और उस भोज्य पदार्थ में जो भी पोषक तत्व है, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जो भी पोषक तत्व है, उन सारे पोषक तत्व का अवशोषण छोटी आंत में ही होता है। तो जो कुछ भी हम खा रहे हैं उसका अंतिम रूप से पाचन छोटी आंत में हो रहा है, और जो भी उसमें पोषक तत्व है उन सभी का अवशोषण छोटी आंत में ही हो रहा है। अब प्रश्न ये है कि क्या पोषक तत्व की जरूरत केवल छोटी आंत को ही है, कि शरीर के सभी कोशिकाओं को, सभी ऊतकों को, सभी अंगों को है? शरीर के सभी अंगों को है। तो छोटी आंत से पोषक तत्व को शरीर के विभिन्न अंगों तक कौन पहुंचाएगा? तो एक कार्य करता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है पचे हुए भोजन को यानी पोषक तत्व को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचा देता है, शरीर के सभी कोशिका, ऊतक, अंग तक पहुंचा देता है। तो साथ ही सभी अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को लेकर आता है और उत्सर्जी अंगों तक छोड़ देता है। ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछा हुआ प्रश्न है कि रक्त का कौन सा घटक पचे हुए भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करते हैं? तो प्लाज्मा है। एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ सीरम। सीरम प्लाज्मा ही है, प्लाज्मा की तरह है। जो चीज प्लाज्मा में है वो चीज सीरम में भी है। सिर्फ एक चीज नहीं है, वो है फाइब्रिनोजेन। तो फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। इसको मैथमेटिक्स तरीके से भी लिख लीजिए कि सीरम इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन, यानी प्लाज्मा में से हम फाइब्रिनोजेन हटा देंगे तो जो बचेगा उसी को बोलते हैं सीरम। फाइब्रिनोजेन क्या है? रक्त के थक्का जमने में सहायक है, और इसमें फाइब्रिनोजेन है ही नहीं। तो क्या सीरम जमेगा? क्या सीरम का थक्का जमेगा? नहीं जमेगा। तो आप ध्यान दिए होंगे जब आपका कभी हाथ पैर कटा होगा तो कुछ समय के बाद वहां थक्का जम गया, रक्त का थक्का जम गया, तो देखिएगा तो वहां आसपास उसके चारों तरफ थोड़ा पानी आपको दिखेगा, तरल पदार्थ, वो जमा हुआ नहीं रहता, इसे चपचपा रहता है। तो वो ही है सीरम, क्योंकि वो जमेगा नहीं। तो ये था प्लाज्मा। अब हम बात करेंगे रक्त कोशिका, ब्लड सेल्स के बारे में। रक्त कोशिकाओं को रक्त रुधिराणु भी कहते हैं, रक्त कणिका भी कहते हैं। तो रक्त कोशिकाएं रक्त के कुल आयतन का 45% हिस्सा है। रक्त कोशिकाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका या कणिका। श्वेत रक्त कोशिका या कणिका कहते हैं डब्ल्यूबीसी को, और प्लेटलेट्स को हिंदी में कहते हैं विम्बाणु। ये नाम तो आपको बहुत दिन से याद होगा, लेकिन इनके अन्य नाम भी हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही नाम ज्यादा एग्जाम में उपयोग होता है, प्रश्न में वही नाम रहता है। वो नाम है, आरबीसी को कहते हैं इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। ये नाम को एकदम जरूर याद रखिएगा। जैसे होता है ना, जैसे आपका नाम, हम लोग का नाम होता है ना, घर में कुछ और नाम, पुकारू नाम है ना, मम्मी पापा, घर में लोग सदस्य अपना कुछ अलग नाम रख देते हैं। मार्कशीट पे कुछ और नाम होता है, दोस्तों के बीच में कुछ और नाम होता है। व्यक्ति एक ही है, नाम अलग अलग।
है ना। जैसे आपका मान लेते हैं कि नाम, घर में नाम है गोलू, है ना, मार्कशीट पे नाम राहुल है ना। दोस्तों के बीच में मान लीजिए कि आपकी प्रवृत्ति जैसी होती है, दोस्त वैसा ही नाम रख देते हैं जैसा आपका स्वभाव होता है। तो मान लीजिए कि आप थोड़ा बदमाश टाइप के हैं, तो आपका नाम रख दिया बहादुर, है ना। तो बहादुर, राहुल और गोलू तीनों एक ही व्यक्ति हैं। मान लेते हैं कि गोलू का उम्र है 25 साल, तो कोई पूछेगा गोलू का उम्र कितना है, 25 साल। बहादुर का एज कितना है, 25 साल, है ना। राहुल का 25 साल। व्यक्ति तो वही है, खाली नाम अलग है। उसी तरह यहाँ पे आरबीसी का ही नाम है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ही नाम है ल्यूकोसाइट। आरबीसी के संदर्भ में एक तथ्य है, अभी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ समझाने के लिए हम आपको बताएं, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। अब एग्जाम में प्रश्न आया कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आप खट से आंसर दे दिए 120 दिन, ठीक कर दिए। दूसरा एग्जाम में बैठे, कभी और एग्जाम देने गए, पूछ दिया कि इरिथ्रोसाइट का जीवन काल कितना होता है। आपको लगा कि ये कहां से प्रश्न आ गया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, और प्रश्न छोड़ के आ गए। रूम पे आए, दोस्तों के बीच वार्तालाप हुई, तो किसी ने बताया कि इरिथ्रोसाइट तो आरबीसी को ही कहते हैं। देखिए यहाँ तो ऑप्शन में दिया हुआ 120 दिन, तो फिर आप माथा पकड़ लेंगे, तो हो हम तो जान ही नहीं रहते कि आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ऐसा खूब एग्जाम में होता है, आरबीसी नाम ना लिखता है, बहुत कम लिखता है, ज्यादातर इरिथ्रोसाइट ही लिखता है। बोला कि इरिथ्रोसाइट का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन, आरबीसी का ही नाम है। अब एक एक करके हम तीनों को समझते हैं। पहले हम आरबीसी समझते हैं, रेड ब्लड सेल, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का आकार, इसकी आकृति गोल होता है, लेकिन बीच में हल्का दबा हुआ रहता है। जैसे यहाँ देखिए इमेज में दिख रहा है ना, गोल तो है लेकिन बीच में हल्का दबा हुआ है, यानी इसकी आकृति उभयावतल है, बाइकॉनकेव है। इसकी आकृति जो है उभयावतल, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न भी कि आरबीसी की आकृति कैसी होती है, तो उभयावतल, बाइकॉनकेव, वृत्तीय लेकिन बीच में दबा हो। आरबीसी क्या है, कोशिका है, लाल रक्त कोशिका, कोशिका है ना। तो ये कौन सी कोशिका, जंतु कोशिका है कि पादप कोशिका है? रक्त में ना, आरबीसी रक्त का भाग है। रक्त जंतु में पाया जाता है कि पौधों में? जंतु में। पौधों में रक्त नहीं पाया जाता है, तो आरबीसी जंतु कोशिका है। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका की संरचना थोड़ा सा अंतर अलग होती है। पादप कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो जंतु कोशिका की समान संरचना कैसी है कि सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, या इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सीएम भी लिखा गया, पीएम भी लिखा गया, जो अच्छा लगे वो, है ना। मोदी जी अच्छा लगे या नीतीश जी अच्छा लगे, है ना। चलिए वो तो ऐसी बात में बोल दिए। तो सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, और इसके अंदर होता है केंद्रक। सेल वाल नहीं होगा, जंतु कोशिका में सेल वाल नहीं होता, कोशिका भीति नहीं होता है, वो तो पादप कोशिका में होता है। ये बात हम किए थे कोशिका वाला वीडियो में, यदि आप कोशिका वाला देखें तो आपको याद आ गया होगा, नहीं देखें तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए कोशिका बाई प्रिंस योगी, आपको वीडियो मिल जाएगा। और ये कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में तरल पदार्थ पाया जाता है, इसमें तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक के अंदर पाया जाता है डीएनए। डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है, अनुवांशिक, इस पर सूचनाएं पाई जाती है। इस कोशिका द्रव में कोशिकांग पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेन्स पाए जाते हैं, जैसे माइट्रोकंडिया, लवक। लवक तो खैर जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा, वो तो पादप कोशिका में पाया जाएगा। तो माइट्रोकंडिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, ये सब जो है इस कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। अब आरबीसी क्या है, कोशिका है, जंतु कोशिका है, उसकी भी संरचना ऐसी ही होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी है नहीं। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो साथ ही इसमें माइट्रोकंड्रिया या अन्य कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित है, तो साथ ही माइट्रोकंड्रिया और अन्य कोशिकांग भी अनुपस्थित है। ये दोनों ही एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न कि किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो आरबीसी। और माइट्रोकंड्रिया वाला भी पूछा हुआ, तो आरबीसी। केंद्रक के संदर्भ में दो अपवाद है।
ऊंट और लामा, ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये ऊंट है, ये लामा, इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। लेकिन ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। लेकिन जब भी एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाएगा कि आरबीसी में, मान लें कि 4 ऑप्शन, उसमें चुनना कि कौन सही है, तो आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये तो अपवाद है ना, एक्सेप्शन, ऊंट और लामा। आरबीसी की संख्या सभी रक्त कोशिकाओं में सबसे अधिक है, यानी रक्त में जो रक्त कोशिकाएं 3 है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन तीनों में सबसे अधिक संख्या है आरबीसी की। तो सबसे अधिक संख्या है आरबीसी की। इसकी संख्या की बात करें तो मेल में यानी पुरुष में आरबीसी की संख्या 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर, 1 घन मिलीमीटर रक्त में इतना होता है, यानी आरबीसी की संख्या घन मिलीमीटर में ही मापी जाती है। घन मिलीमीटर यानी 1 ग्राम नहीं, ग्राम से भी बहुत छोटा, एकदम थोड़ा सा रक्त लेंगे तो उसमें 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी की संख्या होती है। और फीमेल में 4.5 मिलियन। मिलियन मैंने समझते हैं ना कि हाँ सर मिलियन में कौन नहीं समझ रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है ना, यूट्यूब खोलते ही क्या देखते हैं पहले, किसका व्यू मिलियन में है ना। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 5 मिलियन से 5.5 मिलियन है, तो 50 लाख से 55 लाख है आरबीसी की संख्या, बहुत ज्यादा है ना। आरबीसी का कार्य है श्वसन गैसों का परिवहन करना, श्वसन गैसों यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। श्वसन का कार्य कौन करता है हमारे शरीर में, फेफड़ा, लंग्स करता है। लंग्स क्या करता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेता है शरीर में और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर वायुमंडल में छोड़ देता है। अब यहां समझिएगा, लंग्स तो वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत केवल फेफड़ा को नहीं है, लंग्स को ही नहीं है, शरीर के सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो शरीर के सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाए, क्या फेफड़ा ही सगरों घूम के पहुंचाता है? ऐसा होता है कि फेफड़ा भी हाथ में है, उंगली में है, फेफड़ा आंख के पास है, नाक के पास है, पूरा शरीर में घूम रहा है फेफड़ा, ऐसा तो नहीं होता। फेफड़ा तो यहाँ पे आराम से है। तो फेफड़ा ऑक्सीजन को लिया और वहां से यानी फेफड़ा से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक, सभी अंगों तक, विभिन्न कोशिकाओं तक आरबीसी पहुंचाता है। तो आरबीसी फेफड़ा से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देता है, विभिन्न अंगों तक पहुंचा देता है, और वापस विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है और फेफड़ा को दे देता है, और फेफड़ा उस कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ देता है। तो आरबीसी का कार्य है श्वसन गैसों का परिवहन करना। अब इन दोनों पॉइंट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं, उस एग्जाम्पल से इस बात को स्पष्ट करेंगे। एग्जाम्पल ये है कि एक दुकान है, कोई भी दुकान मान लेते हैं, किराना का दुकान है जिसमें क्या बिकता है, वही दाल, चावल, आटा और भी सामान। तो दुकान है किराना दुकान, और दुकान की क्या होता है, एक होता है कि एक समान स्थिति में दुकान चल रहा है, एक होता है कि मंदी आ गई, एक होता है लगन आ गई। लगन मतलब शादी विवाह। तो मान लीजिए कि एक दुकान है जो तो समान स्थिति में, उस दुकान में इतना डिमांड है प्रतिदिन कि उस दुकान में प्रतिदिन 2 गाड़ी सामान आता है, तब जाके उस सारे डिमांड की पूर्ति हो जाती है। यह है समान स्थिति। और मान लेते कि मंदी आ गई, मंदी के समय में डिमांड क्या होगा, कम हो गई। डिमांड कम हुई तो अब 2 गाड़ी से सामान आ रहा था, तो अब एक ही गाड़ी से आएगा, अब डिमांड उतनी है ही नहीं, तो सामान कम आएगा, तो गाड़ी की संख्या घट जाएगी, क्योंकि गाड़ी ही सामान ढो रहा है। और मान लीजिए कि मंदी के बाद आई लगन, लगन का दिन, शादी विवाह का दिन। शादी विवाह का दिन आया तो शादी विवाह में हर दुकान का डिमांड बढ़ जाता है, सभी चीज का डिमांड बढ़ता है, तो डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ी तो अब 2 गाड़ी से सामान आ रहा था, तो अब मान लेते कि 5 गाड़ी, 6 गाड़ी से सामान आ रहा, तब उस डिमांड की पूर्ति हो रही है। अब आरबीसी भी तो कोई कार्य कर रहा है, जैसे गाड़ी सामान ढो रहा है, आरबीसी भी तो कुछ ढो रहा है, ऑक्सीजन ढो रहा है। तो हम आरबीसी को मान लेते कि गाड़ी है और इस शरीर को मान लेते दुकान, ठीक है। अब हमारे शरीर भी 3 स्थिति में होती है, एक तो समान स्थिति में, जैसे अभी हम लोग समान कार्य कर रहे हैं, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपसे हम ज्यादा कार्य कर रहे हैं कि हमें बोलने पड़ रहा है,
तो एक समान हम लोग कार्य कर रहे हैं। और एक क्या होता है कि व्यक्ति सो जाए, तो दूसरा हो गया। एक व्यक्ति मान के बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, मान ली कि दौड़ रहा है पूरा, तो एक हार्ड वर्क हो गया पूरा। तो आप समझिए, एक समान कार्य व्यक्ति जो कर रहा है, जैसे कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, फिल्म देख रहा है, किसी से बात कर रहा है, खाना बना रहा है, खाना खा रहा है, ये तो एक समान कार्य है। तो समान कार्य जब व्यक्ति कर रहा है तब उसके शरीर में आरबीसी की संख्या यही होती है। पुरुष होता है 5 से 5.5 मिलियन, महिला है तो 4.5 मिलियन। यह समान स्थिति में आरबीसी की संख्या है। देखिए मान लेते कि अब समान कार्य हम लोग किए और इसके बाद जाकर सो गए। अब सोएंगे तो ऑक्सीजन का कम मांग होगी शरीर में। सोए वक्त में क्या कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं तो शरीर में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत कम होगी। तो जब डिमांड कम होगा और आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन ढोता है, तो ऑक्सीजन की जरूरत है ही नहीं, शरीर को बहुत कम मात्रा में जरूरत है। तो क्या है, आरबीसी की संख्या घट जाएगी। ये आरबीसी ऑक्सीजन ढो रहा है और ऑक्सीजन शरीर में भी कम डिमांड है क्योंकि व्यक्ति सोया हुआ है। तो सोए हुए व्यक्ति में आरबीसी की संख्या जो है कम हो जाती है। लगभग 5% आरबीसी की संख्या जो है कम हो जाती है, सामान्य स्थिति से 5% कम हो जाती है। एरो नीचे लगा हुआ या कम, ठीक है, एरो ऊपर लगा हुआ तो ज्यादा, ऐसे हो यहाँ पे है, तो 5% कम हो जाती है। अब मान ली कि सो के उठा, उसके बाद मुंह हाथ धोया और जूता मोजा कसा और उतरा फील्ड में और दनादन लेके 10 मिनट दौड़ा। 10 मिनट दौड़ा तो क्या हुआ, उसकी पूरा फिजिकल वर्क किया तो क्या होता, सांसें तेज हो जाती क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। जैसे दुकान में डिमांड बढ़ा था तो गाड़ी की संख्या बढ़ेगी, तो गाड़ी सामान ढो रहा था, यहाँ ढो रहा है ऑक्सीजन कौन, आरबीसी। तो शरीर में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। तो सोया हुआ व्यक्ति था तो अब उठ कर वो दौड़ने लगा तो उसमें आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड है उसके शरीर में उस समय। अब एक होता है कि ऊंचाई, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की सघनता कम होती जाती है, उस ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। अब हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी, तो सांस तो हम लेंगे लेकिन ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में शरीर को मिल नहीं पाएगा। तो मिल नहीं पाएगा तो शरीर का एक ही काम है, क्या करेगा, आरबीसी की संख्या बढ़ाएगा। आरबीसी ऑक्सीजन होता है, तो शरीर के विभिन्न अंगों के यदि ऑक्सीजन ठीक से ना मिलेगा तो शरीर क्या करेगा, आरबीसी का अतिरिक्त उत्पादन करेगा, आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पर जाता है या अंतरिक्ष में जाता है तो क्या करता है, अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाता है क्योंकि ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। कुछ लोग बोल देते हैं कि आकार बढ़ेगी, आकार नहीं, संख्या, नंबर बढ़ती है, आरबीसी की संख्या बढ़ती है। एग्जाम में एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ आरबीसी, उसमें 4 ऑप्शन था, संख्या बढ़ेगी, संख्या घटेगी, आकार बढ़ेगी, आकार घटेगी। अभी वो प्रश्न दिखाएंगे। तो संख्या बढ़ेगी, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, एरो ऊपर लगा हुआ है, ऊंचाई बढ़ रहा है तो आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। एक बीमारी होता है दमा, अस्थमा, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हाफ की बीमारी कहते हैं। जिस व्यक्ति को हाफ हुआ रहता है तो क्या करता है, वो ठीक से सांस नहीं ले पाता है। अब ठीक से सांस वो नहीं ले पा रहा है तो शरीर के विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन ठीक से मिल नहीं पा रहा है। ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पा रहा है तो क्या होगा, शरीर क्या करेगा, अतिरिक्त आरबीसी का उत्पादन करेगा। तो सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन उसे ठीक से मिल नहीं रहा है शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को। तो आरबीसी की संख्या उसके शरीर में, उसके रक्त में बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। एक ऐसी स्थिति आएगी कि उसके रक्त में आरबीसी की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और कोई भी चीज अति हो जाती है तो अंततः उसका दुष्परिणाम ही होता है, क्षति ही होता है। अति जितना करेंगे क्षति उतना ही होगा, है ना। अति इक्वल टू क्षति या अति प्रोपोर्शनल क्षति। कोई साइंस का नहीं है, ऐसी मजाक में बोल रहे हैं, ठीक। तो जितना अति उतना ही क्षति। तो आरबीसी की संख्या बढ़ रही है, बहुत अधिक बढ़ जाएगी रक्त में आरबीसी की संख्या, तो उस स्थिति को बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न कि रक्त में आरबीसी की संख्या अत्यधिक बढ़ जाने की स्थिति को क्या कहते हैं, तो पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। एक बीमारी है, इस बीमारी में क्या होगा कि रक्त जो होगा गाढ़ा होने लगेगा,
अब जब रक्त गाढ़ा होने लगेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि रक्त जो है नसों में ही जम जाए, रक्त जो है रक्त वाहिकाओं में ही जम जाए। तो रक्त वाहिकाओं में ही जम जाएगा तो क्या होगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ब्लड क्लॉट कर जाएगा अंदर ही। तो वैसे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा रेड बोन मैरो में होता है। बोन मैरो एक प्रकार के ऊतक है जो कुछ हड्डियों में पाया जाता है, सभी हड्डी में नहीं, कुछ हड्डी में पाया जाता है। जैसे अस्कल खोपड़ी की हड्डी में पाया जाता है, ये रिप्स जिसे पसली की हड्डी बोलते हैं, फीमर जांग की हड्डी में पाया जाता है। आप अस्थि मज्जा देखे होंगे, आप ध्यान उस पर नहीं दिए होंगे पर देखे जरूर होंगे। क्या बोलते हो, चिकन खाए ना, मुर्गा, तो मुर्गा का टांग खाए कभी, जिसे लेग पीस कहते हैं, है ना। तो लेग पीस खाने के बाद उसके हड्डी को तोड़े हैं, तो ये कहाँ तोड़ते हैं सर, लेग पीस मिलने के बाद क्या खुशी रहती है, खाने से फिर उसको तोड़ता कौन है ना, जल्दी जल्दी खाते हैं लेग पीस। तो तोड़े होंगे तो आप देखिएगा उसमें लाल दाने दाने, अगर नहीं तोड़ेंगे तो कभी खाएंगे तो उसको तोड़िएगा, ठीक है। कभी क्या सर, अभी खाएंगे, अभी लाते हैं चिकन, अभी तोड़ते हैं, अभी पार्टी मनाते हैं, मनाइए पार्टी, है ना। ज्यादा शौक है देखने का ना, तो ऐसा करिएगा फ्राई करने से पहले ही, फ्राई कर देंगे तो हो सकता है लाल काला हो जाए। तो जो लाएंगे उसको मांस को हटा के उसको तोड़िएगा, तोड़िएगा तो उसमें लाल दाने दाने दिखेगा, वही है लाल अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा दो प्रकार का होता है, एक येलो होता है, एक रेड होता है। तो रेड जो अस्थि मज्जा है, लाल अस्थि मज्जा, उसी में आरबीसी का निर्माण होता है। अब यहाँ पे देखिए आरबीसी है इरिथ्रोसाइट, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। ये जो 5 दिख रहे हैं ये है डब्ल्यूबीसी, अभी हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी पर। ये डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं, ये है डब्ल्यूबीसी, और ये यहाँ लिखा हुआ प्लेटलेट्स। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों का ही निर्माण जो होता है लाल अस्थि मज्जा में ही होता है। अभी इन सब पे बात करेंगे डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स पे, और यहाँ पे इमेज में है तो समझा दिए। तो तीनों का ही निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण हो रहा है अस्थि मज्जा में। जो बच्चा भी माँ के गर्भ में ही है, भ्रूणावस्था में ही है, तो उसके शरीर में हड्डी उतना विकसित नहीं होता है। तो विकसित नहीं है तो उसमें बोन मैरो भी विकसित नहीं होगा। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा, तो भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत यानी लीवर और पलीहा स्प्लीन में होता है। तो याद रखिएगा भ्रूणावस्था में, यकृत में और पलीहा में होता है। लेकिन जब भी एग्जाम में प्रश्न आएगा कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो सीधे आंसर देना है अस्थि मज्जा। जब तक प्रश्न में यह न लिखा हो कि भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तब तक हमें यकृत और पलीहा के बारे में सोचना तक भी नहीं है। और प्रश्न यही आता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, औसतन 120 दिन है, यानी लगभग 4 महीने। अब आरबीसी का जीवन काल 120 दिन है, तो एक दिन जीवन काल पूरा हो जाएगा, जीवन काल पूरा होगा तो एक दिन मृत्यु होगी, जैसे आदमी का होता है। हम लोग को होता है ना मानव में, जिसका अपना जीवन काल पूरा कर लेगा वो आदमी मर जाता है। तो जब कोई आदमी अपना जीवन काल पूरा करके मर जाता है, तो उसके मृत शरीर को हम लोग क्या करते हैं, तो उसके मृत शरीर के निपटान के लिए, डिस्पोजल के लिए हमारा समाज एक विशेष स्थान बनाया हुआ है, जिसे हम शमशान घाट या कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं। तो आदमी मरे कहीं भी, रोड पे मरे, घर में मरे, हॉस्पिटल में मरे, कहीं भी मरेगा, अंततः उसका डिस्पोजल हम लोग कहाँ करते हैं, शमशान घाट या तो कब्रिस्तान में। उसी तरह से आरबीसी है, आरबीसी मरे कहीं भी, रक्त में कहीं भी मरे, लेकिन उसका अंततः निपटान जो होगा पलीहा में होगा, इसलिए पलीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है लौह युक्त प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है, और हीमोग्लोबिन कहाँ है, आरबीसी में है। तो हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग लाल हो जाता है। ये दोनों ही प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, दोनों ही, कि हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है, किसके कारण होता है,
हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो सभी कशेरुकी मैंने जिसमें हड्डी होता है, जैसे मानव है, जानवर है, पक्षी है, मछली है, जिसमें हड्डी है वो सब कशेरुकी में आते हैं। सभी में जो है हीमोग्लोबिन आरबीसी में ही पाया जाता है। लेकिन एक है अकशेरुकी प्राणी केचुआ, ये इसमें हड्डी नहीं पाया जाता, जिसमें हड्डी नहीं पाया जाता उसके अकशेरुकी कहते हैं। केचुआ जिसे गांव में चेहरा कहते हैं, इमेज है ना, हाँ इमेज है, ये देखिए चेहरा, याद आया गांव में, बचपन वाला दिन याद आ रहा होगा, चेहरा है ना, कहाँ मिलता था, मिट्टी में, मिट्टी को कोड़े, जहाँ गोबर रहता है वहां पे ज्यादा चेहरा मिलता है, चेहरा नहीं केचुआ, उसको कोड़ते थे बचपन में, कोड़ के उसको फिर ले जाते थे, पत्ता पर रख लेते। देखिए इमेज भी किसी ने अच्छा डाला है ना, ये पत्ता हरा जो दिख रहा है पत्ता होगा किसी चीज का, बचपन में ही करते थे ना, किसी चीज का, रेड़ का पत्ता, वहां पर लौकी है तो लौकी के पत्ता तोड़े, उस पर चेहरा रख लिए, उसके बाद बंसी उठाएं और चल दिए मछली फंसाने। फंसाए कि नहीं मछली, नहीं फंसाए, अरे तो बचपन क्या किए हैं बचपन में, हम तो खूब फंसाए है ना, दिन भर यही करते थे बचपन में। तो इस केचुआ में जो है आरबीसी, सॉरी हीमोग्लोबिन जो है प्लाज्मा में इस विलय हो जाता है। तो केचुआ में हीमोग्लोबिन का विलय प्लाज्मा में हो जाता है, केचुआ में आरबीसी पाया ही नहीं जाता है, इसलिए इसका जो विलय होता है प्लाज्मा में होता है। तो एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि किस प्राणी में हीमोग्लोबिन का विलय प्लाज्मा में हो जाता है, तो केचुआ में हीमोग्लोबिन का विलय प्लाज्मा में हो जाता है। केचुआ का रंग जो होता है मानव की तरह ही लाल होता है, उसमें भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एक वीडियो में मैंने बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया था कि केचुआ का रंग रंगहीन होता है, नहीं रंगहीन नहीं होता, लाल होता है, क्योंकि इसमें भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कॉकरोच का रंग रंगहीन होता है, इसका रक्त का रंग रंगहीन होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। कॉकरोच जिसे गांव में क्या बोलते हैं, तेल चट्टा, ये देखिए इमेज, तेल चट्टा बोलते हैं। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, तो हम शुरू में ही बात कर लिए थे। अब हम बात कर लें हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन क्या है, लौह युक्त प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन का जो लौह भाग है वह हीम द्वारा, और जो प्रोटीन भाग है वह ग्लोबिन द्वारा बना हुआ है। लौह मतलब आयरन, लोहा जिसे बोलते हैं, जिसका संकेत क्या होता है, Fe। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा धातु पाया जाता है, तो लोहा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। और ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में प्रोटीन का संबंध किससे है, हीम से कि ग्लोबिन से, तो ग्लोबिन से प्रोटीन का संबंध है, और लौह का संबंध है हीम से, और इसी हीम के कारण हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है, आरबीसी का रंग के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो हीम वर्णक है हीमोग्लोबिन के लिए, इसी से जो है लाल होता है। ये मच्छर उड़ रहा है ना, ये डिस्प्ले पर जाएगा तो डिस्टर्ब करेगा। तो अब तो लोहा, ये भी याद रखिएगा कि लोहा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 ग्राम होता है पर 100 ml, यानी 100 ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा होता है एक स्वस्थ व्यक्ति में। ये लाइन एकदम हूबहू उठा के एग्जाम में पूछा हुआ है, यही लाइन एनसीईआरटी में हूबहू लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी में जो लाइन लिखा हुआ रहता है एग्जाम में आ जाता है, एकदम हूबहू उठा के पूछा हुआ एग्जाम में है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के कितने ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वहाँ ml पूछा हुआ था, तो 100 ml रक्त में 12 से 16 ग्राम, यानी ml में ही मापते हैं हीमोग्लोबिन को, 100 ml में ही मापते हैं। अगर मेल और फीमेल की बात करें तो मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 ग्राम पर 100 ml होता है, जबकि फीमेल में 12 ग्राम पर 100 ml होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा। अब इन पॉइंट को समझने के लिए पहले हम इस पेन के बारे में बात करते हैं, इस पेन के बारे में, इस पेन को समझ लेंगे तो इसको भी समझ लेंगे। इसको तो जानते ही सर, ठीक है, आज भी थोड़ा इसको कुछ दूसरे नज़रिए से समझते हैं। ये है पेन, पेन कैसे बनता है, इसमें बहुत सारे रहते हैं ना चीज़, निकालते हैं, निकल जा भाई, इसका रिफिल नहीं निकल रहा है, रिफिल नहीं निकलेगा तो समझाएंगे कैसे, निकलेगा, हाँ निकल गए।
ये है रिफिल, और ये मान लीजिए जो ढक्कन है इसमें अभी रिफिल नहीं लगा है। रिफिल में अंदर क्या है, स्याही है। तो तीन चीज आते हैं तब जाके एक पेन तैयार हो जाता है, मार्केट में आ जाता है। क्या है इसमें, स्याही, रिफिल और ये इस मान लीजिए खाली, मान लीजिए जिसको क्या मानते हैं कैप ढक्कन, मान लीजिए अभी पेन का ढक्कन। तो तीन चीज है, स्याही है, रिफिल है और ये है, तीनों मिलता है तब जाके पेन बनता है। मान लीजिए कि हमारे पास रिफिल 10 है, रिफिल अभी खाली रिफिल, अभी स्याही नहीं भरा है, ठीक है, खाली रिफिल 10 है मेरे पास, ये भी 10 है, ठीक है, और ये भी 10 है। मान लीजिए कि ये सब ये मिल के ही बना, ये 10 है, ये भी रिफिल 10 है, लेकिन हमारे पास स्याही इतना ही मात्रा में है कि मैक्सिमम 5 रिफिल में ही भरा जा सकता है। तो स्याही कम हो गया तो रिफिल कम तैयार होगा, अंततः पेन कम तैयार होगा। तो तीनों के मिलने से बना है पेन, तो तीनों में से कोई भी एक कम होगा तो अंततः पेन कम तैयार होगा। अब यही बात यहां है, हीमोग्लोबिन में क्या है, आयरन है, लोहा है। हीमोग्लोबिन कहाँ है, आरबीसी में है। आरबीसी कहाँ है, रक्त में है। तो कोई भी इसमें एक भी कम होगा तो दूसरा अपने आप कम हो जाएगा। तो आयरन कम, एरो नीचे है नहीं, कम, आयरन कम तो हीमोग्लोबिन कम, हीमोग्लोबिन कम तो आरबीसी कम, आरबीसी कम तो अंततः रक्त कम। अब ये प्रश्न आपको जो शुरू में एक प्रश्न हम छोड़े थे कि महिलाओं में रक्त की मात्रा क्यों कम होती है, जवाब मिल गया कि नहीं मिला, मिला कि नहीं, नहीं मिला। महिलाओं में देखिए ना, महिलाओं में पुरुष की तुलना में हीमोग्लोबिन कम है, आरबीसी कम था भी, महिलाओं पुरुष में आरबीसी 5 से 5.5 मिलियन, जबकि महिला में 4.5 मिलियन था। तो महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम है, आरबीसी कम भी है, तो अंततः महिलाओं में रक्त भी कम है। एक तो कारण यह है, एक कारण यह भी है कि महिलाओं के शरीर से समय समय पर रक्त बाहर आता है। प्रकृति ने उनकी शरीर की संरचना ऐसी बनाई है, जैसे उन्हें प्रत्येक महीने मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। तो मासिक धर्म के दौरान क्या होता है कि अन्न पदार्थ के साथ साथ थोड़ी मात्रा में रक्त भी शरीर से बाहर आता है। और जब महिलाएं बच्चे को जिस दिन जन्म देते हैं उस दिन बड़ी मात्रा में उनके शरीर से रक्त बाहर आता है, इसलिए महिलाओं में जो है पुरुष की तुलना में रक्त की मात्रा कम होती है। ये भी एक कारण है। अब यहां देखिएगा, आयरन कम, हीमोग्लोबिन कम, हीमोग्लोबिन कम, आरबीसी कम, आरबीसी कम, रक्त कम। और जब किसी व्यक्ति में रक्त कम हो जाता है तो वो व्यक्ति एनीमिया का शिकार हो जाता है। अब प्रश्न यदि आ जाए एग्जाम में कि एनीमिया किसके कमी से होता है, तो किसका आंसर देंगे, चारों में से जो भी ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। देखिए चारों होगा तो कभी भी नहीं हो सकता चारों ऑप्शन में, चारों में से जब भी होगा कोई एक होगा। सामान्यतः ज्यादा आयरन रहता है, लेकिन अगर मान लीजिए प्रश्न रहेगा कि एनीमिया किसके कमी से होता है, ऑप्शन में है कि आयरन, और 4 बन गई, आयरन है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, तो आयरन। ऑप्शन में मान लेते कि दे देता कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, तो आरबीसी। रक्त है ऑप्शन में तो रक्त हो जाएगा। लेकिन एक तो होता है कि अलग अलग भी पूछता है कि आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होता है, एनीमिया। आरबीसी की कमी से एनीमिया। आरबीसी ज्यादा हो तो पॉलीसाइथीमिया बताया था ना, और कम हो तो एनीमिया। यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 ग्राम से कम हो जाए, 12 ग्राम से कम हो जाए तो व्यक्ति जो होता है एनीमिया का शिकार हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे 12 ग्राम से जैसी कम होगा तो एनीमिया का शिकार होगा। अब यहाँ पे देखिए महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 ग्राम, एकदम महिलाएं एकदम सीमा पे हैं, एकदम बाउंड्री लाइन पे हैं, थोड़ा सा भी उनके शरीर से इधर उधर हुआ रक्त तो हो सकता है कि वो एनीमिया का शिकार हो जाए। इसलिए ज्यादातर महिलाएं ही एनीमिया का शिकार होती है, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन कम है। एक तो हीमोग्लोबिन एकदम बाउंड्री लाइन पे है, दूसरा क्या है कि उनके शरीर से समय समय पर रक्त निकलता है। तो संभावना वो ये होती है कि ज्यादातर महिलाएं जो है एनीमिया का शिकार हो जाती है। और जब महिला बच्चों को जन्म देती है जिस दिन, उस समय बहुत खतरा होता है कि कहीं महिला जो है एनीमिया का शिकार ना हो जाए, क्योंकि उस समय रक्त बड़ी मात्रा में बाहर आता है। तो इसलिए आप लोग अलर्ट रहिएगा, सभी महिलाएं।
मतलब सॉरी, सभी लड़की, अरे महिला भी बनेंगे ना, क्योंकि कैसा टीचर है, थोड़ा उम्र का भी ख्याल नहीं रखता है ना। महिला बोल रहे हैं हम लोग को, अभी तो हम लड़की है। हाँ लड़की है तो महिला बनेंगे ना, अच्छा ठीक है, सुधार के बोल देते हैं, भविष्य की महिलाएं, है ना। तो सभी भविष्य की महिलाएं, थोड़ा ध्यान रखिएगा जब आप माँ बनने की प्रोसेस में आएंगे। माँ बनेंगे ना, एक दिन शादी होगी ना, तो एक दिन माँ तो बनेंगी, इसमें शर्म की क्या बात है। तो जब माँ बनने की प्रोसेस में आएंगे तो समय समय पे ब्लड टेस्ट करवाते रहिएगा, है ना। अपने हैंडपंप को बोलिएगा कि चलते हैं, चेक करवाते हैं, हर 15 दिन पे चेक करवाइएगा। हैंडपंप मतलब हस्बैंड, पतिदेव, है ना। और इसी बहाने शॉपिंग भी होगी और ब्लड टेस्ट भी होगा, है ना। तो घूमते रहिएगा, ठीक है, टेस्ट कराते रहिएगा। हीमोग्लोबिन का कार्य है श्वसन गैसों का परिवहन करना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। अब आपका दिमाग एकदम घूम गया होगा कि सर अभी थोड़ा देर पहले आपने बोला कि आरबीसी का कार्य है श्वसन गैसों का परिवहन करना, तो यहाँ पर आया कि हीमोग्लोबिन का कार्य है। अब देखिए, बताए थे ना, आरबीसी में देखिए एकदम हूबहू वही लाइन हम उठा के लिख दिए हैं, कुछ भी अलग नहीं, एकदम सीधे उठाए वहां से कॉपी किए हैं, यहाँ पेस्ट किए हैं। कार्य आरबीसी का कार्य है श्वसन गैसों का परिवहन करना, एकदम हूबहू लिखा हुआ, यही एकदम उठा के यहाँ पे हम कॉपी कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए एकदम हूबहू है, तो कंफ्यूजन हो रहा है ना। अभी समझा देते, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि एक कोई संस्था है, कोई कंपनी है, मान लीजिए क्या है, कोई कंपनी है, मान लीजिए ये कंपनी किताब छापती है, कोई किताब मान लेते हैं XYZ। एक कंपनी का नाम क्या रख लें, नाम रख लें, नाम तो किसी का नहीं रखना चाहिए। अच्छा एक मैगजीन आता है प्रतियोगिता दर्पण से, करंट अफेयर्स का, उसका नाम रख लेते हैं। नाम नहीं से रखना नहीं चाहिए किसी का, मगर हम किसी का आलोचना नहीं कर रहे, हम यहाँ पे समझाने के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो एक कंपनी है प्रतियोगिता दर्पण, इसी के नाम से मैगजीन आती है प्रतियोगिता दर्पण की। लेकिन क्या ये संस्था खुद वो कंटेंट तैयार करता, टाइप करता है? नहीं। जैसे हम इस संस्था में जाएंगे तो हम पाएंगे कि इस संस्था के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है जो कंटेंट तैयार करता है, टाइप करता है। तो इस व्यक्ति का कार्य अंततः इस संस्था का कार्य कर रहा है, कराना ना। उसी तरह से आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? आरबीसी में। यह है आरबीसी। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को एचबी से सूचित करते हैं। तो हीमोग्लोबिन का कार्य अंततः आरबीसी का कार्य कहलाता है। श्वसन गैसों का परिवहन दरअसल करता है हीमोग्लोबिन, लेकिन हीमोग्लोबिन है आरबीसी के अंदर, इसलिए हीमोग्लोबिन का कार्य अंततः आरबीसी का कार्य भी कहलाता है। तो अब एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा कि आरबीसी का कार्य क्या है, तो श्वसन गैसों का परिवहन करना, एकदम सही है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो वही है आंसर, श्वसन गैसों का परिवहन करना। दोनों ही एग्जाम पूछा हुआ प्रश्न है, आरबीसी का कार्य, हीमोग्लोबिन का कार्य, दोनों श्वसन गैसों का परिवहन करना। अब आपको लगा कि सर पूछ देगा ऐसे कि श्वसन गैसों का परिवहन हमारे शरीर में कौन करता है, तो क्या करेंगे, आरबीसी देंगे कि हीमोग्लोबिन आंसर देंगे? दोनों ऑप्शन रहेगा ही नहीं ना, कभी नहीं रहेगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, या तो आरबीसी होगा या हीमोग्लोबिन होगा, दोनों ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। तो श्वसन गैसों का परिवहन आरबीसी करता है, हीमोग्लोबिन करता है हीमोग्लोबिन, लेकिन कहलाता भी है आरबीसी का कार्य, क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी में ही है। कैसे करता है हीमोग्लोबिन श्वसन गैसों का परिवहन, उसको समझते हैं। लंग्स और ये शरीर का ऊतक, लंग्स टिश्यू, सेल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑर्गन्स भी लिख सकते हैं, शरीर के विभिन्न अंग, विभिन्न कोशिका, विभिन्न ऊतक, और इधर है लंग्स। तो लंग्स क्या करता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। तो लंग्स ऑक्सीजन ले लिए, और रक्त क्या है, हमारे शरीर में पूरी घूम रहा है, पूरे शरीर में एकदम 24 घंटा वो रक्त का फ्लो है जारी, रक्त पूरा शरीर में बह रहा है। तो यहां से ऊतक से रक्त निकला और लंग्स की तरफ आया, और उस रक्त में आरबीसी होगा, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होगा, तो रक्त में हीमोग्लोबिन भी है। तो रक्त के साथ हीमोग्लोबिन आता है, आया, और यहाँ पे लंग्स के पास आया, तो वहां पे लंग्स के पास ऑक्सीजन है, तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ता है, तो एक यौगिक बनता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2,
HbO2 उसी को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और पकड़ के फिर रक्त के साथ आता है, और यहाँ जब आता है ऊतक के पास तो अपने साथ जो ऑक्सीजन लाया है उस ऑक्सीजन को इस ऊतक को दे देता है। अब देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बोले थे हम, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया था, HbO2, HbO2 को ही बोल रहे हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2। अब देखिए यहाँ तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ऊतक को दे दिया, तो अब इसके साथ ऑक्सीजन रहा नहीं, तो क्या अब इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे? नहीं, तो अब तो खाली हीमोग्लोबिन बच गया। इसलिए लिखा हुआ है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन अस्थायी यौगिक है, अनस्टेबल है, लंग्स के पास बनता है और ऊतक के पास, कोशिका के पास आकर टूट जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन को दे दिया ये। अब क्या करता है हीमोग्लोबिन जो है ऊतक से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हीमोग्लोबिन लंग्स को दे देता है, और लंग्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ देता है, शरीर से बाहर कर देता है, और फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेता है और फिर आता है, और यही प्रोसेस बार बार चलते रहता है हमारे शरीर में, लंग्स से शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन इसी प्रोसेस से पहुंचते रहता है। और हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, श्वसन गैसों का परिवहन कर रहा है, इसलिए हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक, रंजक भी कहते हैं, पिगमेंट कहते हैं। एक तो ये कारण है कि श्वसन गैसों का परिवहन कर रहा है, इसलिए इसको श्वसन वर्णक कहते हैं। दूसरा कारण ये है कि हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है, इसलिए इसे पिगमेंट कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे के पत्ते का जो रंग होता है हरा होता है, क्यों होता है, किस पिगमेंट के कारण, क्लोरोफिल के कारण। उसी तरह रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, इसलिए इसको रंजक कहते हैं, वर्णक कहते हैं, पिगमेंट कहते हैं। अब इसे समझते हैं, जब हम कोई पदार्थ जलाते हैं, कोई पदार्थ जलता है तो नहीं कार्बनिक पदार्थ ही जलता है, अकार्बनिक पदार्थ तो नहीं जलेगा, जिसमें कार्बन होता है वही जलता है, अकार्बनिक पदार्थ नहीं जलते। जैसे नमक है, नमक क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। जल, पानी, पानी क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है, तो इसमें इसे जलेगा, नहीं जलेगा। पानी में आग लगता है, नहीं लगता है। गांव में कोई धदहाता है, धदहाता में गांव में कहते हैं स्वॉप, स्वॉप जो करता है गांव में उसको बोलते हैं धदहाना, है ना, दिखावटी जो करता है। तो गांव में जो बहुत ज्यादा स्वॉप करता है, बहुत जो धदहाता है, तो गांव के चाचा लोग, बाबा लोग क्या कहते हैं कि कहे लाओ बाबू तू तो पानी में आग लगा देगा, ऐसा सुने है ना, पानी में आग लगा दे फलना के बेटा। तो होने वाला नहीं है, फिर भी मतलब उपमा देते हैं कि तुम तो ऐसा पैदा लिया है कि पानी में आग लगा देगा, है ना, तो पानी में आग लगने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अकार्बनिक पदार्थ है। तो कोई पदार्थ जब जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, यदि ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त है तो जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में निकलता है। यही सामान्य दहन है कि कोई पदार्थ, कोई कार्बनिक पदार्थ जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, एक समान दहन है। लेकिन लिमिटेड एयर सप्लाई, हम ऐसे एरिया में कोई पदार्थ जला रहे हैं जहां पर ऑक्सीजन बहुत कम है, सीमित मात्रा में, मान लीजिए हम रूम बंद करके हम कोई पदार्थ जला रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ, वो ठीक से जल नहीं पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पा रहा है पर्याप्त मात्रा, तो वो धू धू कर जलेगा। जब धू धू कर जलेगा तब कार्बन डाइऑक्साइड न निकल के निकलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और यदि बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड निकले, मान ली कि आप ऐसे परिवेश में रहते जहाँ पे आसपास इंडस्ट्री है, बहुत सारी कचरा है बहुत, और वहाँ पे कचरा जलाया जा रहा है, टायर जलाया जा रहा है, गाड़ी का टायर, तो क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड की सघनता बढ़ेगी, मात्रा बढ़ेगी। तो जो हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारे शरीर में आ जाएगा। अब सांस लेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ जाएगा, तो लंग्स के पास क्या आ जाएगा, लंग्स के पास ऑक्सीजन भी होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड भी। अब देखिए हीमोग्लोबिन यहाँ पे जाएगा तो उसको दो चीज दिखेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी और ऑक्सीजन भी। अब किसको पकड़ेगा हीमोग्लोबिन, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति हीमोग्लोबिन का जो आकर्षण है ऑक्सीजन के तुलना में लगभग 250 गुना अधिक है। यानी हीमोग्लोबिन को के पास यदि कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है उसके सामने, तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की तरफ ताकेगा भी नहीं, क्योंकि हीमोग्लोबिन का अट्रैक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति बहुत ज्यादा है,
ऑक्सीजन की तुलना में बहुत ज़्यादा। ऐसे समझ सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के लिए वो समझिए कि सपनों की रानी है ना, उसको देखते ही एकदम बौरा जाता है, खटाक से उसको पकड़ता है। ऑक्सीजन को समझिए कि वो टाइम पास के लिए था, पता कि तू भाई चल बाय बाय, है ना, हट जा, अब हम अपने साथ आएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ लेता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति जो है हीमोग्लोबिन का आकर्षण बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे तो वही प्रोसेस हुआ, आया रक्त के साथ हीमोग्लोबिन आया लंग्स के पास, हीमोग्लोबिन आया रक्त, हीमोग्लोबिन आया लंग्स के पास। जैसे लंग्स के पास आया तो उसे दो चीज दिखा, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तरफ वो ताकेगा भी नहीं, खटाक से जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति और उसको पकड़ लेगा, अपने साथ जोड़ लेगा, तब बनेगा यौगिक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन HbCO, इसको बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा था तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वो अस्थायी था, ये जो है अस्थायी है, ये बन गया तो बन गया किसी व्यक्ति के शरीर में, कभी फिर टूटेगा नहीं। और जो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ गया वो फिर अब कभी ऑक्सीजन नहीं ढोएगा। और कब तक? जब तक व्यक्ति जिंदा रहेगा तब तक, मरते जम तक। जब तक व्यक्ति जिंदा है उसके शरीर में ये बना रहेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसे परिवेश में है जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है, उसके शरीर में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये क्या करता है, अब ये मान लीजिए ये हीमोग्लोबिन जुट गया, ये हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ गया, अब ये ऑक्सीजन नहीं ढोएगा। मान लेते सपोज कि 10 हीमोग्लोबिन है हमारे शरीर में और हम ऐसे परिवेश में रह रहे हैं जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में उस वातावरण में है, उस मतलब कि हम ऐसे परिवेश में जहाँ पे आसपास इंडस्ट्री बहुत सारे हैं, उद्योग धंधे हैं, कचरा है वहाँ पर जलाया जा रहा है और कंजेस्टेड एरिया है, पेड़ पौधे नहीं है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की संख्या मात्रा वहाँ पर ज़्यादा है। तो हम क्या करें, सांस लेंगे तो हमारे अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। और हम मान लें कि हमारे शरीर में 10 हीमोग्लोबिन था जो ऑक्सीजन को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा रहा था और ठीक से हमारा शरीर काम कर रहा था। लेकिन हमारे शरीर में आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड, हीमोग्लोबिन जुट गया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। मान लें कि 10 में से 5 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुट गया हीमोग्लोबिन, तो बचा 5। तो 10 हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ढो रहा था, 5 ही ढोएगा, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की तो कमी हो जाएगी, शरीर के विभिन्न अंगों को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। जब नहीं मिल पाएगा तो हमें क्या होगा, हम थका थका महसूस करेंगे, थकावट होगा, सांसें फूलेगी। मान लेते कि लंबे समय तक कोई व्यक्ति ऐसे ही परिवेश में है, तो मान लेते 5 बचा, उसमें से भी 2-3 और लग गया, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ गया, और जुड़ेगा तो पूरा अस्थायी रूप से, कभी वो टूटेगा नहीं। जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या था, ये अस्थायी था, यहाँ बनता था लंग्स के पास, ऊतक के पास आकर टूट जाता था। लेकिन कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन परमानेंट के लिए बन जाता है, ये अस्थायी है, ये कभी फिर अब टूटता नहीं है, ये अस्थायी है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अस्थायी है। तो जिस व्यक्ति के शरीर में बन गया तो बन गया, अब वो ऑक्सीजन नहीं ढोगा। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को कम कर देती थी। अब कम कर देगी तो हमारे शरीर में जिस व्यक्ति में ऐसा होगा उसमें ऑक्सीजन कम हो जाएगा, उस स्थिति को बोलते हैं हाइपोक्सिया। और इस स्थिति में व्यक्ति को मृत्यु भी हो सकती है ऑक्सीजन के अभाव में। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को जहरीली गैस कहते हैं। कहते हैं ना कार्बन मोनोऑक्साइड को जहरीली गैस, जानलेवा गैस, इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है और हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन ढोने के जो क्षमता उसको समाप्त कर देता है। ये दोनों ही एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि कौन सी गैस ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को कम करती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। और कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के साथ अस्थायी रूप से, अपरिवर्तनीय रूप से जुड़ जाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अस्थायी रूप से जुड़ जाती है, फिर कभी टूटता नहीं है। जब तक व्यक्ति जिंदा रहेगा तब तक उसके शरीर में यह बना रहेगा, मरते दम तक। तो ये हम आरबीसी के बारे में समझ लिए। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी समझ लिए, अब डब्ल्यूबीसी समझेंगे तो पॉइंट लगभग वही होगा, सामान्यतः सब पॉइंट वही होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को तुलना करते चलेंगे, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की तुलना करते चलेंगे। जैसे आरबीसी का आकार हमने क्या देखे, उभय अवतल, बाइकॉनकेव। डब्ल्यूबीसी का आकार जो है अनियमित है, अनियमित है, अमीबा की तरह अपना आकार बदल सकता है। डब्ल्यूबीसी अपना आकार जो है बदल सकता है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न कि कौन सी रक्त कोशिका अपना आकार बदल सकता है, तो है
WBC अपना आकार बदल सकता है। अब मन में आता है क्यों सर, क्यों बदल सकता है? ये इस प्रश्न का जवाब तो अब हम इसका जब WBC का कार्य समझाएंगे तो ज्यादा बढ़िया से नहीं समझ आता, फिर भी यहाँ आपको समझ आ जाएगा। WBC का कार्य है शरीर को रोगों के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना। जब हमारे कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो WBC उसको मारकर, नष्ट करके हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो मान लीजिए कि कोई रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश किया जिसका आकार बड़ा है WBC से, तो WBC क्या करता है, अपना आकार को बड़ा कर लेता है और उस रोगाणु को चारों तरफ से घेरता है और घेर करके पीटता है नहीं, उसको नष्ट कर देता है, मार देता है। और कोई रोगाणु मान लीजिए प्रवेश किया हुआ, उसका आकार छोटा है, तो WBC अपने आकार को छोटा कर लेगा और उसको चारों तरफ से घेर के उसको नष्ट कर देगा, पीट देगा। इसलिए जो है WBC अपना आकार बदलता है। RBC में हमने क्या बताए थे कि केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। WBC में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही पाया जाता है, याद रखिए। WBC का निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो में होता है। RBC का भी निर्माण लाल अस्थि मज्जा में है और WBC का भी निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। WBC का जीवन काल है 4 से 5 दिन। RBC का कितना बताए थे, 120 दिन। तुलना करते चलिए ताकि कंपेयर करते चलेंगे तो बात स्पष्ट ज्यादा हो जाएगा। इसका है जीवन काल 4 से 5 दिन। RBC के निपटान के लिए विशेष स्थान था, पलीह, लेकिन WBC के निपटान के लिए कोई विशेष स्थान नहीं है। जहां मरेगा वहीं पे इसका निपटान हो जाएगा। जैसे कीड़े मकोड़े जब मरते हैं तो क्या उसके निपटान के लिए हमारा समाज कोई विशेष स्थान बनाया है? नहीं बनाया है। जहां मरा वहीं पे कुछ समय के बाद उसका निपटान हो जाता है। WBC का वही हाल है कि जहां मरेगा कुछ समय के बाद उसका निपटान हो जाएगा, डिस्पोजल हो जाएगा। WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका रंग जो होता है सफेद होता है, इसलिए इसे श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं। जबकि RBC को लाल रक्त कोशिका कहते हैं क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता था और हीमोग्लोबिन के कारण उसका रंग जो है लाल जो है होता है उसका रंग RBC का, इसलिए उसको लाल रक्त कोशिका कहते हैं। जबकि इसको श्वेत रक्त कोशिका क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ये बात हमने किए थे शुरू में, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। WBC की संख्या रक्त कोशिकाओं में सबसे कम है। तो 3 है रक्त कोशिकाएं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इसमें सबसे कम है WBC। इसकी संख्या 6 से 8,000 ही है, 6 से 8,000 प्रति घन मिलीमीटर, जबकि RBC की संख्या मिलियन में थी, 5 से 5.5 मिलियन। ये यहाँ पे लिखा हुआ RBC ग्रेटर देन प्लेटलेट, प्लेटलेट्स ग्रेटर देन WBC, यानी WBC संख्या में सबसे कम, संख्या में सबसे कम है लेकिन आकार में सबसे बड़ा है। WBC का आकार जो है सबसे बड़ा है रक्त कोशिकाओं में, याद रखिएगा। संख्या में सबसे अधिक RBC, संख्या में सबसे कम WBC, आकार में सबसे बड़ा WBC है और छोटा होगा सबसे प्लेटलेट्स, अभी उस पर हम बात करेंगे। WBC का कार्य है शरीर को रोगों के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना। RBC का कार्य क्या था, श्वसन गैसों का परिवहन करना, यह है सुरक्षा प्रदान करना, इसलिए इसे सैनिक कहते हैं। जैसे हमारे देश में, देश को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, सैनिक, और हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है WBC, इसलिए इसे प्रतिरक्षा प्रणाली के सैनिक कहते हैं। हमारे शरीर का सैनिक है, रोगों के संक्रमण से बचाता है। जैसे हमारे देश में सैनिक जो है दूसरे देश के हमले से हमें बचाते हैं, देश को सुरक्षित रखते हैं। अब इन दोनों पॉइंट को समझने के लिए पहले अपने देश के बारे में बात कर लेते हैं, अपने देश की सुरक्षा प्रणाली के बारे में। अपना देश में क्या है, क्या है अपना देश में, सेना है जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है। मान लीजिए कोई देश हमारे देश के ऊपर हमला कर दिया, अटैक कर दिया, तो हमारे देश की सारी सेनाएं क्या होती है, एक्टिव हो जाती है। और मान लीजिए युद्ध शुरू हो गया और लंबे समय तक युद्ध चल रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, युद्ध रुक ही नहीं रहा है, लंबा समय तक चल रहा है, तो क्या करेगी हमारे देश की सरकार, सेना में आपातकालीन भर्ती करेगी, इमरजेंसी भर्ती करेगी, क्योंकि जरूरत पड़ेगी सेना, और तो सरकार आपातकालीन रूप से सेना की भर्ती करेगी बड़ी संख्या में। जरूरत पड़ेगी तो देश के नागरिकों को भी युद्ध में उतारा जाएगा, लड़ाई करने के लिए आह्वान किया जाएगा कि आप लोग भी आइए क्योंकि जरूरत है। तो युद्ध अगर लंबा समय तक चल रहा है, युद्ध रुक ही नहीं रहा है, तो हम सेना हमारे देश में बढ़ती जाएगी, संख्या उसकी बढ़ाई जाएगी।
अब युद्ध हम जीते या हारे वो तो अलग पक्ष है, ठीक है, लेकिन युद्ध का परिणाम क्या होगा, उसके युद्ध के बाद क्या होगा, दुष्परिणाम होगा, बहुत सारे होगा ना। युद्ध सेना बढ़ रही है तो सेना पर खर्च भी तो होगा ना, हथियार, उसके वर्दी, जूता, सब चीज पे खर्चा होगा। युद्ध में बहुत खर्चा होता है, देश की अर्थव्यवस्था पूरा हिल जाती है। लंबा समय तक अगर किसी देश में युद्ध हो गई तो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था एकदम ठप पड़ जाती है, चरमरा जाती है। युद्ध के बाद उसकी देश के नागरिकों को खाने तक भी नहीं हो सकता है, जरूरत पड़े तो खाने भी घट जाएगी, क्योंकि युद्ध से बहुत दुष्परिणाम होता है। तो संख्या बढ़ने से ही ना कि हम फायदा में है, हो सकता है ज़्यादा बढ़ा दिए, खर्चा ज़्यादा हो गया तो उसका दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिलेगा। यही बात यहाँ है, हमारे शरीर में कोई मान ले कि रोगाणु, कोई बैक्टीरिया, वायरस प्रवेश किया तो हम संक्रमित हो गए। तो संक्रमण की स्थिति में हमारे शरीर में क्या होता है, सारे WBC एक्टिव हो जाते हैं और WBC उस रोगाणु को मारने की कोशिश करता है। लेकिन मान लें कि वो मर ही नहीं रहा है रोगाणु, तो क्या हुआ, हमारा शरीर में और WBC बढ़ेगा। जैसे सेना बढ़ रही कि हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, जीते या हारे मगर उसका दुष्परिणाम भी होगा। सेना बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ेगी। उसी शरीर में है, रोग ठीक नहीं हो पा रहा है, आरबीसी की WBC की संख्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक ऐसी स्थिति आएगी कि रक्त में WBC की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और जब रक्त में WBC की संख्या अधिक बढ़ जाती है तो उस स्थिति को बोलते हैं ल्यूकेमिया, इसी को बोलते हैं ब्लड कैंसर। बहुत ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत है। आरबीसी जब बहुत ज्यादा हो गया तो क्या उसको बोले थे, पॉलीसाइथीमिया। WBC अधिक हो जाता है, इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। दोनों एग्जाम पूछा हुआ, वो CGL में पूछा है, ये PCS में पूछा हुआ प्रश्न है, उत्तराखंड में ही PCS में पूछा हुआ प्रश्न है कि WBC की संख्या रक्त में अधिक हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं, तो ल्यूकेमिया कहते हैं। और जब WBC की संख्या कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। और इस स्थिति में क्या होगा, प्रतिरक्षा प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी। WBC नहीं रहेगा तो हमारा शरीर रोगों से मुकाबला नहीं कर पाए। जैसे हमारे देश में अगर सेना नहीं रहा तो अगर कोई हमला कर दिया तो उसका मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे, तो जो सुरक्षा प्रणाली है वो कमजोर पड़ जाएगी, हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। WBC कम हो जाती है तो उस स्थिति को बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। इस स्थिति में हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो जो है कमजोर हो जाती है। WBC शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। WBC अपने 5 प्रकारों के द्वारा शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। WBC के 5 प्रकार हैं। ये WBC के प्रकार, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। यह WBC के 5 प्रकार। इनमें से 3 न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल और बेसोफिल, इनको बोलते हैं कनिका युक्त ग्रेन्युलोसाइट। और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को बोलते हैं कनिका रहित, यानी अब बोल सकते हैं अकनिका युक्त। क्यों बोलते हैं, इसका जवाब ये इमेज में है। इमेज देख लीजिए, दिख रहा है ना, ये न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। देखिए तो इसमें देखने में कोई अंतर दिख रहा है इन 5 में। अब इन तीनों में देखिए, इन तीनों में क्या है, दाने 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 दिख रहा है ना, कण दिख रहा है, छोटे 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 बिखरा हुआ है। तो ये देखिए, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल, इन तीनों में क्या कण है, इसलिए इन्हें बोला है कनिका युक्त। ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में कण नहीं है, इसलिए इन्हें बोलते हैं कनिका रहित। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कनिका रहित श्वेत रक्त कण है, तो उसमें 4 ऑप्शन था, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट। तो मोनोसाइट ये कनिका रहित है, इसमें कण नहीं पाया जाता। और एक तो एग्जाम में पूछा हुआ है, ये ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न, सीधे सीधे ये 5 एकदम हूबहू यही जो है इमेज जो है दिया हुआ है, और उसमें बोला था कि सजाइए कि कौन न्यूट्रोफिल्स है, कौन इओसिनोफिल, कौन बेसोफिल, कौन मोनोसाइट। तो क्या सजा पाएंगे आप, अभी आप कंफ्यूज कर जाएंगे। क्योंकि ये तो चलिए इन तीनों न्यूट्रोफिल से अभी तो लिखा हुआ उसमें नहीं है, ये लिखा नहीं रहेगा तो सजाना है, नाम नहीं लिखा रहेगा, आपको लिखना है। तो इन तीनों में कैसे आप अंतर कर पाएंगे, कण तो इसमें भी है, कण इसमें भी, कण इसमें भी है, तो कैसे पहचानेंगे कौन न्यूट्रोफिल्स है, तो कैसे पहचानेंगे, इसका केंद्रक जो होता है, न्यूट्रोफिल्स का जो केंद्रक होता है कई खंडों में बटा होता है। देखिए कई खंडों में बटा हुआ है। इओसिनोफिल का जो केंद्रक है 2 भागों में बटा होता है, देखिए 2 भागों में ऐसे बटा हुआ है। बेसोफिल का 2 भाग में है लेकिन पूरी तरह से नहीं है। तो 2 चीज हम, 2 न्यूट्रोफिल से इओसिनोफिल पहचान लेंगे तो बेसोफिल पहचान ही लेंगे, है ना। इसमें इसका केंद्रक बहुत बटा हुआ है, इसमें 2 है, इसमें भी बटा है, स्पष्ट नहीं।
अब इन दोनों में कैसे पहचानेंगे, इन दोनों में तो कण नहीं है। इनमें पहचानने क्या है कि लिम्फोसाइट का जो केंद्रक है वो पूरी तरह से गोल होता है, वृत्तीय होता है। इस आधार पे हम पहचान लेंगे। अब एक एक करके पांचों को समझते हैं। पहले समझते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की संख्या श्वेत रक्त कण में सबसे अधिक है। श्वेत रक्त कण में सबसे अधिक, अभी पूरी रक्त में नहीं बोल रहे हैं, डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार है उसमें सबसे अधिक। जैसे रक्त में रक्त कोशिकाओं में सबसे अधिक आरबीसी, सबसे कम डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार है उसमें जो है सबसे अधिक है न्यूट्रोफिल्स। तो श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी में सबसे अधिक संख्या है न्यूट्रोफिल्स की। इसकी संख्या लगभग 60 से 65% है। इसका कार्य है रोगाणुओं का भक्षण करना, रोगाणुओं को खाना। इओसिनोफिल का कार्य एलर्जी प्रतिक्रिया यानी एंटी एलर्जी, जैसे हमारे शरीर पे एलर्जी हो जाता है ना, तो उसके एंगेस्ट में ये कार्य करता है, एलर्जी को ठीक करता है। बेसोफिल श्वेत रक्त कण में सबसे कम है इसकी संख्या। बेसोफिल की संख्या श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी में इसकी संख्या सबसे कम है, 0.5 से 1% इसकी संख्या है। इसका कार्य जीवाणुओं का भक्षण करना, रोगाणुओं का भक्षण करना, और ये भी एलर्जी प्रतिक्रिया में है सहायक। लेकिन अब इओसिनोफिल भी एलर्जी में है और बेसोफिल भी, लेकिन सबसे ज्यादा सक्रिय है इओसिनोफिल एलर्जी के प्रतिक्रिया में। बेसोफिल जो है हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिफेरिन नामक पदार्थ स्रावित करता है, और यह शुद्धकारी क्रियाओं में भी सम्मिलित होता है। ये एकदम एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि कौन हिस्टामिन, सीरोटिन और हिफेरिन स्रावित करता है, तो बेसोफिल। यहाँ से 2 प्रश्न 3 प्रश्न पूछा हुआ है। पहले तो पूछेगा यही पूछा हुआ प्रश्न है कि डब्ल्यूबीसी में सबसे अधिक संख्या तो न्यूट्रोफिल्स की, सबसे कम बेसोफिल की। ठीक है। मोनोसाइट सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है, सबसे बड़ा। बड़ा कहें तो जैसी कहें तो क्या आकार में है ना, आकार में। संख्या में सबसे अधिक न्यूट्रोफिल, सबसे कम बेसोफिल, और आकार में अगर पूछे तो सबसे बड़ा मोनोसाइट, सबसे छोटा है लिम्फोसाइट, सबसे छोटी है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट का कार्य है रोगाणुओं का भक्षण करना, रोगाणुओं को खाना। रोगाणुओं को खाता न्यूट्रोफिल्स भी है, मोनोसाइट भी खाता है, लेकिन ज्यादा सक्रिय मोनोसाइट। और ये बार बार बोल रहे हैं सर खाता है खाता है, मारता कौन है? पहले तो रोगाणु मरेगा तब तो कोई खाएगा ना। रोगाणुओं को मारता है लिम्फोसाइट, है ना, ये रोगाणुओं का मारता है, बाकी इन लोग रोगाणुओं को खाता है। लिम्फोसाइट जो है सबसे छोटा श्वेत रक्त कण है, और इसकी संख्या 20 से 25% है, और ये रोगाणुओं को मारता है। कैसे मारता है अभी बात करेंगे। लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। दोनों ही लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा में सहायक है। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दोनों ही शरीर की प्रतिरक्षा में सहायक है, प्रतिरक्षा में। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी मतलब समझिए हथियार। जैसे हमारे घर में कोई चोर हिल गया तो उसको मारने के लिए हमें हथियार चाहिए, बस वही यहाँ पे एंटीबॉडी मतलब हथियार। किसके लिए? रोगाणुओं को मारने के लिए। कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर गया, कोई वायरस प्रवेश कर गया, तो उसको मारने के लिए हथियार बनाता है कौन? लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट बनाता है एंटीबॉडी, याद रखो, इसी एंटीबॉडी से रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है। एक विशेष प्रकार का एंटीबॉडी बनाता है, सबके लिए अलग। जैसे मैंने कोरोना वायरस प्रवेश किया तो उसके लिए एक विशेष एंटीबॉडी बनेगा। कोई अन्य वायरस जैसे इबोला वायरस प्रवेश कर गया, जिका वायरस प्रवेश किया, तो सबके लिए अलग अलग एंटीबॉडी बनाता है लिम्फोसाइट, और सबको मारता है। एड्स एक बीमारी है जो HIV वायरस से होता है। एड्स क्या करता है? यदि किसी व्यक्ति में एड्स हुआ तो जाके एड्स जो है, HIV जो वायरस है, वो सीधे जाके लिम्फोसाइट को ही मार देता है। क्या बताइए, लिम्फोसाइट ही रोगाणु को मारता है, और HIV वायरस सीधे जाके लिम्फोसाइट को ही मार देता है। तो हमारे शरीर में लिम्फोसाइट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। किसी व्यक्ति में एड्स हो गया है तो एड्स की स्थिति में क्या होता है कि लिम्फोसाइट की संख्या कम हो जाती है, जिससे प्रतिरक्षा जो प्रणाली है वो जो है कमजोर हो जाती है। ये अब कौन करेगा? एंटीबॉडी बनाएगा नहीं, कोई हथियार बनेगा ही नहीं, तो रोगाणु मरेगा नहीं। इसलिए एड्स जब होता है तो जिस व्यक्ति को होता है तो उस एड्स से कोई व्यक्ति की मृत्यु नहीं होता है। एड्स हुआ तो कुछ नहीं करता है, एड्स तो सीधे लिम्फोसाइट को मारता है। मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, लिम्फोसाइट ही मर गया तो बहुत बड़ा काम हो गया ना। फिर अब रहा ही क्या? जैसे मान लीजिए युद्ध हो रहा है और कोई दुश्मन हेला और सीधे सेनापति को ही मार दिया, तो युद्ध तो जीत जाएगा वो। ये सेनापति ही मर गया तो सेना क्या करेगी?
जब तक सेनापति आदेश न देगा, वहां से सेनापति हथियार नहीं पहुंचवाएगा सैनिकों के पास, तो सैनिक कैसे लड़ेंगे। यही बात ही करता है एड्स, सीधे लिम्फोसाइट को मार देता है। लिम्फोसाइट मर गया जिस व्यक्ति में एड्स हुआ, अब उस व्यक्ति को कोई भी रोग होगा, साधारण बुखार भी होगा, सर्दी जुकाम भी होगा, तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसके शरीर में लिम्फोसाइट की संख्या अब नहीं है। अब ये सब दवाई खाएंगे तो ना ठीक होगा। अरे दवाई तो उस प्रोसेस को सिर्फ बढ़ाता है, प्रोसेस करने वाला अंदर तो हो। तो एड्स की स्थिति में कम हो जाती है लिम्फोसाइट की संख्या। तो हम WBC समझ लिए, RBC समझ लिए, अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स, बिंबाणु पे। तो अब तीनों को कंपेयर करते चलिएगा, RBC और WBC समझ लिए, पॉइंट लगभग वही रहेगा, तो अब तीनों को कंपेयर करते चलिएगा। आकार है प्लेटलेट्स का अनियमित, RBC का क्या होता, उभयावतल, WBC का अनियमित, RBC प्लेटलेट्स का भी आकार है अनियमित। प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो RBC में भी नहीं केंद्रक नहीं था, WBC में केंद्रक पाया जाता है, प्लेटलेट्स में नहीं पाया जाता, तो सिर्फ एक में पाया जाता है WBC में। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जबकि RBC में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, तो WBC और प्लेटलेट्स दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। प्लेटलेट्स का निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा में होता है, रेड बोन मैरो में होता है। तो तीनों का निर्माण RBC, WBC और प्लेटलेट, तीनों का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में ही होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल है औसतन 1 सप्ताह। इसके निपटान के लिए भी कोई विशेष स्थान नहीं है, इसका भी कोई विशेष, जैसे RBC के निपटान के लिए पलिया विशेष स्थान था, इसके निपटान के लिए कोई विशेष स्थान नहीं है। प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 से 3 लाख के बीच होता है, 1.5 से 3 या 3.5 लाख तक होती है प्रति घन मिलीमीटर। अब देखिए RBC की संख्या कितनी थी, 5 से 5.5 मिलियन, यानी 50 से 55 लाख। WBC का 6 से 8 हजार ही था, और प्लेटलेट्स का है 1.5 से 3 लाख। तो सबसे अधिक RBC, तनी मनी अधिक नहीं, बहुत, वो कहाँ 50 लाख, इस सब दोनों को मिला के एकदम थोड़ा सा है। तो 99% से भी ज्यादा संख्या है रक्त में, रक्त कोशिकाओं में RBC की। RBC का रंग लाल होता है और इसी की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे WBC का रंग तो सफेद होता है, लेकिन रक्त सफेद नहीं दिखता है, लाल दिखता है। क्यों? क्योंकि RBC की संख्या ज्यादा है, तो जो ज्यादा रहेगा उसी का प्रभाव न दिखेगा। RBC तो लाल होता है, इसलिए लाल दिखता है। क्यों दिखता है लाल? हीमोग्लोबिन के कारण। डेंगू एक बुखार है, इस बुखार में क्या होता है कि प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो कम होने लगती है। डेंगू हुआ कभी? डेंगू हुआ होगा तो सबका ध्यान कहाँ जाता है? प्लेटलेट्स पर, है ना। घर का सब व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है ना। किसी का एक बार डेंगू घर में हुआ और जान गया सबको कि प्लेटलेट्स गिरता है, दोबारा किसी का होगा सब बोलता है प्लेटलेट्स कितना है, प्लेटलेट्स कितना है ना। लगता है जैसे सब डॉक्टर बन गए हैं, है ना। तो डेंगू की स्थिति में जो होता है प्लेटलेट्स की संख्या जो होता है गिरती है, कम होती है। प्लेटलेट्स का आकार जो है श्वेत रक्त कोशिकाओं में सबसे छोटी है, सबसे बड़ा है, संख्या में सबसे अधिक RBC, संख्या में सबसे कम WBC, आकार में सबसे बड़ा WBC, सबसे छोटा है प्लेटलेट्स। तो रक्त कोशिकाओं में प्लेटलेट्स सबसे छोटी है, आकार में सबसे छोटी है। प्लेटलेट्स का कार्य है रक्त का थक्का जमाना, रक्त स्कंदन में सहायक, रक्त के थक्का जमने में सहायक है। प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करते हैं, जिसमें अधिकांश रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है, जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न कि प्रोथ्रोम्बिन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है जो कि रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है? तो प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? रक्त के थक्का जमने में सहायक है। अब हम आपको सामने 2 सिचुएशन देते हैं, उसमें आप बताइए कि क्या होगा। कार्य याद रखिएगा, कार्य क्या है रक्त प्लेटलेट्स का? रक्त का थक्का जमना। अब 2 सिचुएशन दे रहे हैं। एक सिचुएशन यह है कि यदि प्लेटलेट्स की संख्या रक्त में बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, और दूसरा सिचुएशन है कि प्लेटलेट्स की संख्या रक्त में बहुत कम हो जाए तो क्या होगा। सोचिए क्या होगा। कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना प्लेटलेट्स का कार्य है। प्लेटलेट्स बहुत अधिक हो जाएगा तो हो सकता है कि रक्त वाहिकाओं में ही
नसों में ही जम जाए, उसका थक्का जम जाए, तो ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और दूसरा है स्थिति, यदि प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाए, जैसे डेंगू की स्थिति में होता है, प्लेटलेट्स बहुत गिरता है, यदि बहुत प्लेटलेट्स कम हो जाए तो क्या हो सकता है कि जो होता है रक्त का जो पूरा फ्लो बढ़ जाएगा रक्त वाहिकाओं में, नसों में, और हो सकता है कि रक्त जो है रक्त वाहिकाओं से बाहर आ जाए। बाहर नहीं गिरेगा, शरीर से बाहर नीचे नहीं टपकेगा, बाहर नहीं रक्त आएगा, शरीर के अंदर ही पूरा निकल के फैल जाएगा नस में से, यानी यांत्रिक रक्तस्राव हो जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा। तो प्लेटलेट्स बहुत अधिक ना हो जाए, प्लेटलेट्स बहुत कम ना हो जाए, तो इसको नियंत्रित करने के लिए हमारे शरीर में दो प्रकार के कारक पाए जाते हैं। एक पाया जाता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, एक पाया जाता है एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, रक्त स्कंदन के कारक और रक्त स्कंदन के प्रतिकारक। ये तो समझ लिए, जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा तो क्या होगा। कारक में है प्लेटलेट्स है, विटामिन के है, प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, फाइब्रिनोजेन है, फाइब्रिन है, कैल्शियम आयन, ये सब क्या है, रक्त के थक्का जमने में सहायक है। और रक्त स्कंदन के प्रतिकारक हिपेरिन है, यह रक्त को थक्का जमने से रोकता है, मानव में पाया जाता है। वीडियो रुका था, कभी कभी वीडियो रुक जाती है, थोड़ा सा होता है, वर्गल होता है। तो कैसे दोनों काम करता है इसको समझते हैं। जब ये ज्यादा एक्टिव होता है, ए रक्त स्कंदन के कारक, तो ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा सक्रिय होगा, तो क्या होगा, रक्त जमने लगेगा रक्त वाहिकाओं में ही। तो हिपेरिन क्या करता है, उसको रोकता है, कहाँ जा रहे हो भाई, काहे जम रहे हो, है ना, तो उसको कंट्रोल कर देता है हिपेरिन, नहीं जमने देता है। और कभी ये ज्यादा सक्रिय हो जाए, और ज्यादा ये सक्रिय हो जाएगा तो ब्लड का जो फ्लो है अनकंट्रोल हो जाएगा, पूरा दम हो जाएगा, हो सकता है कि वो नस से बाहर निकल जाए ब्लड, इंटरनल ब्लीडिंग होने की संभावना है। तो जब ये बाहर निकलने लगेगा इसकी वजह से, तो फिर ये कंट्रोल करेगा कि कहाँ जा रहे हो भाई, अंदर ही रहो। ये बोला कि आते हैं बाहर से घूम के, बोला अगर बाहर जाओगे तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, अंदर रह, है ना। ये एक्टिव होकर इसको रोक देता है। तो दोनों चेक एंड बैलेंस के तहत कार्य करता है, एक ज्यादा सक्रिय होता है, दूसरा खींचता है, चल यहीं रह, एक ज्यादा एक्टिव है, दूसरा खींचता है, तो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, संतुलित रखते हैं, ज्यादा करना नहीं है। एक होता है यहाँ पे जोक है, देखिए यहाँ पे याद है, मानव में है, हिपेरिन जो है मानव में पाया जाता है, रक्त स्कंदन के प्रतिकारक है। तो हिपेरिन कौन स्रावित करता है, याद आ रहा है, बेसोफिल बताया था ना अभी। ये है हीरोडिन, हीरोडिन जो है जोंक में पाया जाता है, लीच जोंक, देखे ना जोंक, इमेज है, हाँ इमेज है, ये जोंक, इसमें हीरोडिन पाया जाता है। हीरोडिन जो है इस जोंक में जो रक्त होता है उसको जमने से रोकता है। देखिए किसी व्यक्ति के पैर में जोंक पकड़ा है, इमेज भी बढ़िया है ना, कभी जोंक पकड़ा आपको, पकड़ा ही होगा, है ना। बचपन में मछली पकड़ने के लिए नहर में हेलते थे, पोखरा में हेलते थे, तो क्या करता था, जोंक पकड़ लेता था, है ना। अच्छा जोंक में क्या है, जोंक जब पकड़ता है तो ये पता नहीं चलता ना, जब आराम से खून चूस लेगा पूरा, तब हल्का सा कलकलाहट होगा, जब वहां पे कलकलाने जाएंगे तो पता चला कि जोंक पकड़ा हुआ है। क्यों ऐसा होता है, जोंक में एक विशेष प्रकार के एंजाइम पाया जाता है, और उस एंजाइम से क्या करता है, इसके अंदर एंजाइम पाया जाता है, तो जहां इसको पकड़ना है, ठीक है, तो उस एंजाइम को छोड़ के वहां पे जहां पे पकड़ना है उस एरिया पे छोड़ेगा, जिससे आपका वो जो जहां पे इसको पकड़ना है वो सुन्न हो जाएगा। जैसे डॉक्टर करता है ना, जहां पे ऑपरेशन करना है, मान लीजिए आपको जख्म हो गया है या ऑपरेशन करना है, तो क्या करता है, इंजेक्शन लगा के उस भाग को सुन्न करता है, जहां पे उसको काटना है, छाटना है, तो वहां पे सुन्न कर देता है, तो फिर आपको पता नहीं चलता है, या बेहोश कर देता है। जब कट उठ गया, जब ये इंजेक्शन का प्रभाव समाप्त हो गया, तब हल्का हल्का दर्द करने लगता है ना। वही इसी तरह से करता है जोंक, जो भी बहुत बड़ा डॉक्टर है ना, इसके अंदर ये भी एक विशेष प्रकार के एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम से जहां इसको पकड़ना है उस एरिया को सुन्न कर देता है। पकड़ने से पहले एंजाइम को छोड़ेगा, जैसे छोड़ेगा वो एरिया सुन्न हो जाएगा, सुन्न हुआ उसके बाद जाके वहां पे कट लगाता है, छीरा लगाता है, और आराम से खून चूसता है। जब तक एंजाइम का प्रभाव खत्म न हो जाएगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा, आराम से चूसे ही रहेगा। जब प्रभाव समाप्त होता है तब जाके कलकलाहट होता है, हल्का सा वहां पे लगता है जैसे कुछ पकड़ा है, तब देखते हैं कि जोंक पकड़ा है, उसके बाद खटाक से छुड़ाते हैं, है ना। अपन को पकड़ता है जोंक तो खट को छुड़ाते हैं, खटाक से छुड़ाते हैं, है ना। जैसे मेरे को कब कितना बार जोंक पकड़ा है, पोखरा में तो खूब मछली पकड़ते थे,
भैंस चराने जाते थे ना तो भैंस को पकड़ लेता था। जब भैंस को पकड़ता है ना तो हम छुड़ाते नहीं थे, क्या है, उसको लाते थे घरे कि चल भैया घरे, और क्या करते थे याद आ रहा है, उसके बाद घरे ला के भैंस को आराम से बांध के उसके बाद एक मुट्ठी नमक लाते थे, उसके बाद जोंक को निकालते थे और जोंक के ऊपर नमक डालते थे और मजा आता था। बचपन में करते थे ऐसा, है ना। तो फिर जोंक मर जाता था, है ना। अच्छा, जोंक से एक थेरेपी भी होता है जिसे लीच थेरेपी बोलते हैं, सुने। लीच थेरेपी जैसे चेहरा पर दाने दाने निकलता है ना, पिंपल्स, तो उसके उसके लिए किया जाता है लीच थेरेपी। या कहीं भी निकल गए हैं तो उसके लिए किया जाता है लीच थेरेपी। आप गूगल पे सर्च कीजिए ना लीच थेरेपी या यूट्यूब पे, आपको दिख जाएगा। लीच थेरेपी में क्या होता है, ज़्यादातर लड़कियां करवाती हैं, ऐसा लड़के भी करवाते हैं मगर लड़कियां ज़्यादा कराते हैं, लेकिन लड़कियों को सुंदर दिखना थोड़ा अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है, और हमें सुंदर दिखना अच्छा लगता है, उन्हें दिखाना अच्छा लगता है, हमें दिखना अच्छा लगता है। जैसा हम सोचेंगे, जैसे समाज जैसा में है मांग वैसा ही होगा ना, ये है कि नहीं। आप भी सुंदर चाहते हैं ना कि हमें शादी हो तो अच्छी लड़की से हो, सुंदर हो, पहली प्रायोरिकता रहता है हम दिखने में स्मार्ट हो, है ना। हर कोई चाहता है, कहता है कि हम नस्ल भेदभाव नहीं करते हैं, नस्लवादी भेदभाव नहीं है हम। पूछिए कि काला लड़की से शादी करोगे, कहें नहीं, तो ये नस्लवादी भेदभाव नहीं हुआ, सुंदर चाहिए, ये भी तो नस्ल का है भाई ना, कर लो भाई ब्लैक से, क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं करते हाल ही, ठीक है। तो क्या होता है कि लीच थेरेपी में क्या होता है उसको समझते हैं। मान लीजिए पिंपल्स निकल गया, बहुत सारे दाने दाने, तो जाइएगा तो डॉक्टर क्या करेगा, उसका लीच थेरेपी आपको अगर लेना है तो डॉक्टर लाएगा बहुत सारा जोंक, जोंक यही वाला जोंक जो पोखरा में रहता है, जोंक लाएगा। आपको जहाँ करवाना है लीच थेरेपी, चेहरा पर करवाना है तो चेहरा पर लाके जोंक को छोड़ देगा, और वो सारे जोंक जहाँ जहाँ पे पिंपल्स निकला निकला हुआ उसको पकड़ेगा, और उसमें जो भी मवाद है उसको सब चूस लेगा, है ना। चूस लेगा, याद रखिएगा इसमें एंटीसेप्टिक पाया जाता है जोंक में, जहाँ पर पिंपल्स हुआ वहाँ पे पकड़ लिया जोंक, फिर कभी भी पिंपल्स नहीं होगा, कभी भी नहीं, एकदम चेहरा साफ हो जाएगा। इसलिए लोग करवाते हैं लीच थेरेपी, आपको भी करवाना तो करवा सकते हैं, है ना। देखिए आगे, पहले देख लीजिए, पहले घिन घिन थोड़ा सा लगेगा, है ना, जो पूरा चेहरा पे डलाएगा। अब समझते हैं रक्त के थक्का जमने की प्रोसेस को। जब कोई चोट, कहीं पे चोट लग जाता है या कट जाता है तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे शरीर में जो होता है रक्त थक्का जमने की प्रोसेस शुरू होती है। और रक्त के थक्का जमने की जो प्रोसेस है 4 चरण में संपन्न होती है, जिसमें 2 से 8 मिनट का समय लग जाता है। अब वो चारों प्रोसेस को समझते हैं। देखिए 4 चरण में जाके ये पूरा जो है प्रोसेस जो होता है पूरी होती है। पहला चरण में क्या होता है कि जहां पे चोट लगा या कट कट गया तो वहां पे जो प्लेटलेट्स है वो डैमेज करेगा, घायल हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो फर्स्ट चरण में क्या होता है कि घायल प्लेटलेट्स जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एंजाइम स्रावित करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लास्टिन को थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं। ये पहला चरण, ये जो अलग नहीं है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसी में प्रोसेस चल रहा है, इसी में प्लेटलेट्स, विटामिन के, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन सब क्या है, रक्त के थक्का जमने के कारक हैं, रक्त के थक्का जमने में सहायक हैं। यही सब आपस में प्रोसेस करते हैं। देखिए अभी क्या हुआ, घायल प्लेटलेट्स क्या किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित किया। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की उपस्थिति में क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा। देखिए यहाँ पे दूसरा चरण में क्या होगा, दूसरा चरण में क्या होगा कि ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देगा। तीसरा चरण में ये जो थ्रोम्बिन है फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदल देगा, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदल देगा। और ये जो फाइब्रिन है ये जाल बनाएगा, एकदम महीन जाल बनाएगा, एकदम बारीक जाल बनाएगा। तो फाइब्रिन के जो तंतु है एकदम बारीक जाल बनाएगा, एकदम बारीक, एकदम महीन, और इतना महीन बनाएगा कि जितने भी क्षतिग्रस्त और मरे हुए कोशिकाएं हैं इस जाल में आकर फंस जाएंगे। चौथा चरण में यही होता है, और जैसे फंसेंगे तो रक्त का जाके थक्का जम जाएगा। यही 4 प्रोसेस है। एक एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि रक्त के थक्का जमने के दौरान फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कौन बदलता है, तो थ्रोम्बिन, याद रखिएगा, है ना। तो ये फाइब्रिन प्लस रक्त कोशिका यानी रक्त का थक्का यानी चौथा चरण है। ये हमने बात किया था शुरू में ही कि यदि प्रोटीन पूछेगा कि कौन सा प्रोटीन रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है तो फाइब्रिनोजेन। जब विटामिन पूछेगा तो विटामिन के, है ना, विटामिन के। अब प्रोटीन पूछेगा तो फाइब्रिनोजेन। अब यहाँ पे लिखा है रक्त के कार्य, तो हम समझ लिए रक्त के कार्य। ये कहाँ समझाएं सर, नहीं समझाएं,
जब से क्लास शुरू किए समझा ही रहे हैं, समझाए नहीं? बताइए रक्त में क्या क्या है? रक्त में प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, यही है ना? प्लाज्मा का कार्य हम आपको बताएं? बताएं, क्या बताएं? कि भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करना। आरबीसी का कार्य श्वसन गैसों का परिवहन करना। डब्ल्यूबीसी का कार्य शरीर को सुरक्षा प्रदान करना रोगों के संक्रमण से। और प्लेटलेट्स का कार्य रक्त का थक्का जमाना। यही कार्य तो रक्त का कार्य हुआ ना। याद आ रहा है ना वो कंपनी वाला जो हम एग्जाम्पल दिए थे? ऐसे नहीं याद आ रहा? ये कंपनी है, याद आ गया? मान लीजिए क्या नाम हम दिए थे? प्रतियोगिता दर्पण। इसके नाम से मैगजीन आता है, लेकिन एक संस्था खुद तो टाइप नहीं करती है, संस्था तो उसके नाम से आती है, लेकिन इस संस्था के अंदर बहुत सारे लोग काम करते होंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है जो कंटेंट तैयार कर रहा है, कोई बी है जो कंटेंट को टाइप कर रहा है, सी उस कंटेंट टाइप हुए कंटेंट को चेक कर रहा है कि कहाँ गलती है, डी बाइंडिंग कर रहा है, ई उसमें गम लगा रहा है, जिल्द लगा रहा है, कवर लगा रहा है। तो ए का कार्य अंततः इस कंपनी का कार्य, बी का कार्य अंततः इस कंपनी का कार्य, सी का कार्य अंततः इस कंपनी का कार्य, डी का इस कंपनी का कार्य, ई का कार्य अंततः इस कंपनी का कार्य। उसी तरह से रक्त में है, रक्त है, ब्लड है, ब्लड में क्या क्या है? ब्लड में आरबीसी है, ब्लड में डब्ल्यूबीसी है, ब्लड में प्लाज्मा है, ब्लड में प्लाज्मा है, ब्लड में प्लेटलेट्स है, ब्लड में प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का कार्य अंततः रक्त का कार्य, डब्ल्यूबीसी का कार्य अंततः रक्त का कार्य क्योंकि उसके रक्त में ही है, प्लाज्मा का कार्य अंततः रक्त का कार्य, प्लेटलेट्स का कार्य अंततः रक्त का कार्य। तो लिखिए रक्त का कार्य, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? कि भोजन, पचे हुए भोजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। दूसरा कार्य लिखिए कि रक्त श्वसन गैसों का परिवहन करता है। ये कार्य कौन करता है? आरबीसी करता है। तीसरा लिखिए कि रक्त शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है रोगों के संक्रमण से। ये कार्य कौन करता है? आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी करता है। फिर लिखिए कि रक्त जो है रक्त का थक्का जमने में सहायक है। ये कार्य कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। यही बात तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अलग तो लिखा ही नहीं है। देखिए यही 4 पॉइंट लिखा हुआ है। शरीर को रोगों के से सुरक्षा करना रक्त का कार्य है। ये कार्य कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। लिखा कि श्वसन गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ये कार्य आरबीसी करता है। रक्त का थक्का ये प्लेटलेट्स करता है। पचे हुए भोजन यानी पोषक तत्व कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है, प्लाज्मा करता है। एक यहाँ पर लिखा है कि शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। इसको समझ लेते हैं। जब हम शरीर के किसी भाग को एक्टिव करते हैं बहुत ज्यादा, मान ली कि यहीं पे हाथ को इसको बहुत एक्टिव करेंगे तो क्या होता है? गर्म होने लगता है। शरीर के कोई भी भाग को हम ज्यादा एक्टिव करेंगे, सक्रिय करेंगे, तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ने लगता है और गर्म होने लगता है। तो जब ज्यादा एक्टिव करेंगे वहां पे गर्म होने लगेगा तो क्या होगा? वहां पे रक्त का फ्लो बढ़ जाएगा। रक्त का फ्लो बढ़ेगा तो टेम्परेचर जो है कंट्रोल होने लगता है। तो रक्त का बहाव बढ़कर जो है रक्त जो है शरीर के ताप को नियंत्रित कर देता है, ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता है। ये थी पूरी रक्त के बारे में हमें जानकारी ले ली। अब हम इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से हैं उस पर देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ प्रश्न। पहला प्रश्न है कि रक्त एक खाली जगह ऊतक है। बताइए क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। बात किए थे। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल परिमाण होता है तो 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। समान मानव रक्त है, उदासीन, थोड़ा अम्लीय, अम्ल या क्षार में परिवर्तनशील, थोड़ा क्षारीय। याद आया जब उंगली चूसे थे बचपन में, वही बात किया था ना, थोड़ा क्षारीय, थोड़ा क्षारीय। तो पीएच मान कितना है इसका? 7.4। मानव शरीर किस पीएच सीमा के भीतर काम करता है? बोला कि मानव शरीर का जो पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। देखिए 8.2 नहीं है तो नहीं होगा, 9.3 नहीं होगा, 7 से इतना एगो 6 है तो 7 से 7.8 ये सही होगा। चार ऑप्शन उसमें से हमें चुनना है तो लगभग इसको हम चुनेंगे। है तो 7 से थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि क्षारीय होता है, लेकिन है नहीं ऑप्शन में, तो चारों में से एक चुना है तो उसी को चुनेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? रक्त का तरल भाग प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है? रक्त का तरल भाग है। तो ये बीपीएससी 2024 में पूछा, 13 दिसंबर को पूछा। अन भी पूछा, 2017 में एनटीपीसी में पूछा, जेई में भी पूछा प्रश्न है। रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है? कौन? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या करता है? परिवहन करता है भोजन का। मानव रक्त का तरल भाग, जिससे खाली जगह कहा जाता है, जल, लवण और प्रोटीन से बना था। मानव शरीर का तरल भाग क्या कहलाता है? मानव रक्त का तरल भाग प्लाज्मा। प्लाज्मा यही से बना हो ना। प्लाज्मा क्या है? जल है, बोले थे ना 90 से 92% जल है, 6 से 7% प्रोटीन है, तो जल प्रोटीन से बना हुआ है। तो मानव रक्त का तरल भाग प्लाज्मा है। रक्त में खाली जगह नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है, जिसमें लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। तो रक्त के दो घटक प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा में रक्त कोशिकाएं तैरते रहते हैं, बात किए थे, इसलिए हमने कहा था कि रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है, इसमें घुले नहीं रहते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं, तो प्लाज्मा इसी में तैरते रहते हैं। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90 से 92%, यानी 90%। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के थक्का जमने में सहायक है, यानी रक्त स्कंदन में सहायक है? तो फाइब्रिनोजेन, राइट है ना। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में ही आरबीसी का निर्माण होता है, तीनों का निर्माण होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। एक एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, इसलिए ना बोल रहे थे हम कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। एक एरिथ्रोसाइट लगभग जीवित रहता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, यानी 4 महीने, तो यानी 4 महीने। आरबीसी ना लिखा है, लिख दिया है, कहा है एरिथ्रोसाइट लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है चुनना है आरबीसी के बारे में। पहला है कि कार बताना है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, सही है, आरबीसी यही करता है, श्वसन गैसों का परिवहन, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। आकृति वृत्तीय यानी उभयावतल, बीच गोल होता है लेकिन बीच में हल्का दबा रहता है, यानी उभयावतल। डी ऑप्शन देखिए, हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, इसलिए उसका रंग लाल होता है, इसलिए आरबीसी को लाल रक्त कोशिका कहते हैं। लंबाई है, लंबाई से याद नहीं रखना है, अब आर की डब्ल्यूबीसी का लंबाई कितना होता है, आरबीसी ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा होगा कि बन ही जाएगा। 4 ऑप्शन उसमें 3 पता है। लंबाई इसका होता है 7 से ज्यादा, 7 से लेकर 8 माइक्रोमीटर होता है, तो ये गलत है, ये गलत है। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता? बोल रहा है कि मानव में कौन ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो आरबीसी, आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट में नहीं पाया जाता है केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? ये भी नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो दोनों पूछ दिया, केंद्रक नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो वही है लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। रक्त की ही बात नहीं है, ये सीधे पूरे शरीर की बात है कि मानव शरीर में ऐसा कौन ऐसा कोशिका है, रक्त की ही बात नहीं है, पूरे शरीर में ही। तो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, वो भी कोशिका है, ठीक है। लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है, तत्पश्चात इनका विन्यास कहाँ होता है? कहाँ होता है? पलीहा में, इसलिए पलीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। खाली जगह रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कणिका है, सर्वाधिक मात्रा यानी संख्या, तो संख्या सबसे अधिक किसका है? आरबीसी का है, सबसे अधिक एरिथ्रोसाइट, आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, देख रहे हैं ना, आरबीसी कहीं हाली लिखा हुआ मिल रहा है, ज्यादा एरिथ्रोसाइट लिखा हुआ मिल रहा है ना, इसलिए। और डब्ल्यूबीसी के लिए ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो संख्या में सबसे ज्यादा है एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, और आकार में यदि पूछता तो डब्ल्यूबीसी, और संख्या में सबसे कम डब्ल्यूबीसी, संख्या में सबसे ज्यादा है आरबीसी, संख्या में सबसे कम डब्ल्यूबीसी, आकार में सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी, आकार में सबसे छोटा प्लेटलेट्स, ठीक है। ये संख्या में था तो आरबीसी। मानव रक्त में अब देखिए, आकार में पूछ दिया, तो आकार में सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कोशिका। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिका पूछ रहा है, तो बड़ा है डब्ल्यूबीसी। अधिक देखिए पूछ दिया ना कि जैसे जैसे बोले थे ना कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे
ऊंचाई बढ़ेगी तो आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, है ना। तो संख्या बढ़ेगी, संख्या में आरबीसी क्या होगा, बढ़ेगी। 2017 एमटीएस में पूछा, आकार में नहीं, संख्या बढ़ेगी। कुछ लोग बोल देते हैं आकार, कुछ लोग मतलब फेमस टीचर जो आप लोग के लिए हैं। चलिए दूसरा के बारे में क्या बात करें। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, तो आरबीसी अधिक बढ़ जाती है तो उस स्थिति को बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। और जब डब्ल्यूबीसी की संख्या रक्त में ज्यादा हो जाता है उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। तो ल्यूकेमिया जब डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाएगा तब। श्वसन वर्णक यानी हीमोग्लोबिन, इनमें से किस में मौजूद है, तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, आरबीसी में। आरबीसी लाल रक्त कोशिका, आरबीसी में, ठीक है। मनुष्यों में निम्न में से किसका ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है, तो ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन का जो है ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है। ऑक्सीजन से भी ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति संबंध है हीमोग्लोबिन का। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है, कौन जो है रक्त ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को कम कर देता है, बोले थे ना कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को कम कर देती है, इसलिए तो उसको विषैली गैस, जहरीली गैस कहते हैं, क्योंकि यह अस्थायी रूप से किसके साथ जुड़ जाता है, कार्बन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है और बन जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को कम कर देती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय मतलब अस्थाई, अस्थाई रूप से हीमोग्लोबिन के साथ मतलब बंध जाता है, तो कौन बन जाता था, कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो है अस्थायी रूप से, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अस्थायी रूप से बन जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, कभी वो अलग नहीं होता, कभी छोड़ता नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन की ढोने की क्षमता कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु पाई जाती है, तो लोहा, लोहा, ठीक है। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहलाती हैं, तो श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है सैनिक कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि हमें शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदल सकता है, क्यों बदलता है, डब्ल्यूबीसी बदलता है। डब्ल्यूबीसी क्यों बदलता है, रोगाणुओं को मारने के लिए, डब्ल्यूबीसी अपना आकार बदल सकते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं में खाली जगह संख्या में सबसे अधिक लगभग 60 है, तो डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार था, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। उसमें सबसे अधिक संख्या न्यूट्रोफिल्स की 60 से 65, सबसे कम बेसोफिल, आकार में सबसे बड़ा मोनोसाइट, सबसे छोटा लिम्फोसाइट। तो संख्या पूछ रहे हैं ना, संख्या में न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण, रक्त के थक्का बनने में कौन सहायक होता है, प्लेटलेट्स, डिम्बाणु। प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है, किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, तो प्लेटलेट्स के द्वारा, प्लेटलेट्स के द्वारा। रक्तोत्पत्ति यानी कह रहा है कि रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है, रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है, बताए थे ना, ये कहाँ बताएं सर, नहीं बताएं। आरबीसी की उत्पत्ति कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, बताए ना। डब्ल्यूबीसी का अस्थि मज्जा में, प्लेटलेट्स का अस्थि मज्जा में, इन्हीं के मिलने से तो रक्त बनता है ना, तो रक्त की उत्पत्ति भी अस्थि मज्जा में, अलग से थोड़ा ना बताएंगे, है ना। इतना तो कॉमन सेंस लगाना होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत चुनना है। पहला है रक्त शरीर को बीमारियों से बचाता है, सही है। ये कौन कार्य करता है, डब्ल्यूबीसी। बोला था ना कि डब्ल्यूबीसी का कार्य अंततः रक्त का कार्य, आरबीसी का कार्य अंततः रक्त का कार्य, प्लेटलेट्स का कार्य अंततः रक्त का कार्य, है ना। तो रक्त शरीर को बीमारियों से बचाता है, सही है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है, सही है। ये कार्य कौन करता है, आरबीसी। आरबीसी में भी हीमोग्लोबिन क्या करता है, लंग्स से शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक ले गया ऑक्सीजन और वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है। तो हीमोग्लोबिन कर रहा है यानी आरबीसी कर रहा है, तो रक्त कर रहा है, कह सकते हैं कि रक्त कर रहा है, फिर आरबीसी का कार्य अंततः रक्त का कार्य कहलाता है। तो बी भी सही है। डी ऑप्शन देखिए, सी देख लें बाद में, डी देखिए, रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है, सही है ना। सी ऑप्शन गलत है। कैसे गलत है, कह रहा है कि रक्त जो है ज्ञानेंद्रिय इनपुट यानी ज्ञानेंद्रियों को मैसेज देता है, सूचनाएं देती है, तो सूचना तो ना देती है ना, ये गलत है। ये था पूरा ब्लड के बारे में पूरी कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर हमने देख लिया। इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पर भी रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।